थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल स्टूडेंट्स एंड कोविड-19। वंडरफुल है या ना? तो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में? टाइप करें आए। कमेंट बॉक्स में आप आए टाइप कर सकते हो। यस, वंडरफुल, थैंक यू, अप्रिशिएट एंड यस। तो वाओ, क्या बात है, काफी स्पीड से हमारे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं एंड दैट्स अ वंडरफुल इंकरेजमेंट एंड रिस्पांस। थैंक यू, वेलकम ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एंड शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल के साथ। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड मेरा सवाल यह है कि आप में से कितने लोग, स्पेशली पेरेंट्स या स्टूडेंट जो भी हो, आप चाहते हो कि स्कूल फिर से शुरू हो जाए? अगर आप चाहते हो तो या तो वीडियो ऑन है तो आप हाथ दिखा सकते हो, या फिर आप टाइप कर सकते हो आए। यानी मिस कर रहे हो ना आप लोग स्कूल को, है या ना? स्कूल को कौन कौन मिस कर रहा है? टाइप करे आए। वाओ, वंडरफुल, अप्रिशिएट। एट द सेम टाइम थोड़ी सी चिंता भी होती है ना, कोविड की वजह से, है या ना? यस। तो दोस्तों, इसी कारणवश आज हम ये सेमिनार लेके आए हैं जो फोकस करेगा स्कूल स्टूडेंट्स एंड कोविड-19 पे। तो मैं आप सबको क्लियरली बताना चाहूंगा शुरुआत में ही कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुत है और ये मैंने स्पॉटलाइट किया है, डॉक्टर यशपाल कदम सर आपके सामने प्रस्तुत है। इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ। ओके, तो ये ही इज अ डॉक्टर एंड बाकी वाली डिटेल्स मैं आपको दूंगा थोड़ी देर बाद। वो हमें गाइड करने आए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव साइंटिफिक या फिर प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है जब ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं? अगर आप बिलीव करते हो तो टाइप करें आए। यस, वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग एंड हाई स्पीड रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छे, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको फ्लो समझाता हूँ, इस वेबिनार का फ्लो कैसे होगा। इस वेबिनार का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा कि इनिशियली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है स्कूल ओपनिंग के बारे में। देन मैं आपको बताऊंगा आज के हमारे एक्सपर्ट के बारे में, डॉक्टर यशपाल कदम सर है हमारे साथ, उनके बारे में बताऊंगा। एंड देन वी विल आस्क हिम क्वेश्चंस, जो भी आपके चैलेंजेस है, क्वेश्चंस है, वो भी आप पूछ सकते हो एंड विल हैव इंटरेक्शन विद हिम। तो इज इट ओके, हम शुरुआत करें? शो ऑफ हैंड्स, थैंक यू। या फिर टाइप करें लेट अस स्टार्ट, या फिर एलएस टाइप कर सकते हो आप शॉर्ट में, एल एस लेट अस स्टार्ट। अरे क्या बात है, मोहित तो बहुत फास्ट है, लेट अस स्टार्ट फास्ट टाइप कर लिया उसने। वाह, वंडरफुल। तो दोस्तों, इज इट ओके अगर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमारे बारे में बताऊं कि हम कौन है ऑर्गेनाइजर और ये प्रोग्राम कहां से आ रहा है आपके पास? इज इट ओके? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू सुमति मैम, थैंक यू वंदना मैम। यस, तो मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा हमारा एंड देन आई विल शेयर विथ यू द गाइडलाइंस ऑन स्टार्टिंग ऑफ स्कूल, ये जो 23 नवंबर से शुरू हो रही है। ओके, तो लेट अस गेट गोइंग। तो दोस्तों, ये रहा हमारा छोटा सा परिचय आपकी स्क्रीन पे। वी आर सोहम लाइफ कंसल्टेंसी, वी आर अ टीम ऑफ 178 कंसल्टेंट्स, जो कि 4 एरियाज में हम काम करते हैं। वी आर एन आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी और अब तक 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एंड पेरेंट्स की मदद कर चुके हैं हम हमारे वेरियस प्रोग्राम एंड कोचिंग के माध्यम से। वी हैव 32 ट्रेनर्स। ये नंबर बढ़ चुका, 178 है अभी, एंड मल्टी स्टेट ऑपरेशंस है हमारे। इनफैक्ट वी डू हैव अ ब्रांच इन दुबई आल्सो नाउ। हम 4 एरियाज में काम करते हैं। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आई विल बी अ बिट फास्ट। करियर गाइडेंस, पॉजिटिव पेरेंटिंग, टीम मेंटोरिंग एंड स्मार्ट स्टडी। आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 डायमेंशनल अप्रोच है इसको। एक सोशल सर्विस है, हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सोहम गुरुकुल, जिसके माध्यम से हम सोशल सर्विस, तो कई सारे फ्री प्रोग्राम करते हैं। फील फ्री टू आस्क अबाउट दो सर्विसेज। आप हमारे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, एडमिन को कम्युनिकेट कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको कन्वीनियंट लगे। फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। ओके, दूसरी बात है, हम पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। हम पेरेंटिंग का हो, चाहे करियर गाइडेंस का हो, चाहे बाकी चीजों के बारे में हो, तो हम गाइडेंस देते हैं और टीनेज मेंटोरिंग करते हैं। तो ये 3 हमारे सेगमेंट है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय गवाए बिना सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये गाइडलाइंस में अलग अलग 5 मुद्दों पे क्या क्या बताया गया है।
तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने हमें बताया है स्टूडेंट सेफ्टी के बारे में। किसके बारे में बताया है? स्टूडेंट सेफ्टी के बारे में। तो कितने लोग जानना चाहते हैं स्टूडेंट सेफ्टी के बारे में, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है? जो जानना चाहते हैं टाइप करे आए, टाइप करे आए। लेट मी सी कितने लोग फटाफट रिप्लाई देते हैं। वाह, यस, अच्छा यस रिप्लाई आया है पहले तो। कई सारे लोग फास्ट टाइप करते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपको करोड़ कौन बनेगा करोड़पति में होना चाहिए, बट फिलहाल तो आप इस वेबिनार में हो। तो यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है स्टूडेंट सेफ्टी के लिए, कि उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट शुड यूज मास्क, स्टूडेंट, स्टाफ एंड टीचर्स ऑल द टाइम्स, जब स्कूल में आए। दूसरा, मास्क का एक्सचेंज ना हो। बच्चे हैं तो ये लिखना पड़ता है शायद, है ना, ये पता है हमें फिर भी। और एक गाइडलाइन है डेली थर्मल स्क्रीनिंग हो जाए जो भी स्कूल प्रीमाइसेस में आता है। ओके, तो ये कुछ गाइडलाइंस है। फिर देखिए एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे, ओनली स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट को, बाकी कोई ना आ सके, ये भी गाइडलाइन का पार्ट है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये देखिए। और अगर कोई बच्चे फॉलो नहीं करते रूल तो उनके पेरेंट को बताइए। तो आई बिलीव बहुत एक लंबी लिस्ट होगी पेरेंट की जिनके पास कंप्लेंट्स आएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। टीचर्स की कंपलसरी टेस्ट है, तो इसके बारे में आज भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। कई सारे टीचर्स पैनिक सिचुएशन में है, कितने कम समय में कैसे टेस्ट करके ले, और फैसिलिटीज उतनी है नहीं। आगे देखते हैं। अगला वाला मुद्दा है कि कैंपस के बारे में क्या गाइडलाइंस है। तो डेली क्लीनिंग ऑफ कैंपस, नॉट इजी, नॉट इजी। ओके, रिपीटेड स्टेरिलाइजेशन एट टच पॉइंट्स, ओके, जरूरी है ना। आगे देखते हैं। सोप, हैंड वॉश इफ पॉसिबल, यहाँ शब्द लिखा है इफ पॉसिबल, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एट ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द स्कूल प्रीमाइसेस, राइट फ्रॉम गेट टू योर क्लासरूम टू योर, जो भी है ऑल इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो उन्होंने स्पेसिफाई किए। रिपीटेड स्टरलाइजेशन ऑफ वॉशरूम। आगे देखते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, इनकरेज कैरिंग वाटर बॉटल, तो यहाँ पे भी सेफ्टी और हाइजीन का मेंटेनेंस का गाइडलाइन दिया गया है। और क्लास की स्वच्छता भी जरूरी है, बिफोर एंड आफ्टर क्लास, नॉट इजी, नॉट इजी, बट गाइडलाइन है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट के ट्रैवल के बारे में क्या गाइडलाइन दी गई है यहाँ पे, ये 10 तारीख का सर्कुलर था। तो ये गाइडलाइन है कि कोई बस नहीं होगी, कॉमन फैसिलिटी नहीं होगी, आप पेरेंट को लाना है और ड्रॉप भी करना है। और उन्होंने 2 या 3 घंटे का एक्सपेरिमेंटल स्कूल प्रपोज किया है। अगला वाला देखते हैं बाकी वाले क्या गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया किए हैं, तो उनको असाइन करने के लिए बताया गया है। आगे देखिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग ये जो है, इसके बैनर्स एंड डिस्प्ले बोर्ड, ताकि अवेयरनेस बना रहे, होता है ना, जैसे गार्डन में होता है फूलों को ना तोड़े, तो यहाँ पे स्कूल में भी बैनर लगाया जाए कि कृपया सुरक्षित अंतर रखे, है ना। आगे बढ़ते। मार्किंग्स, जैसे आपने देखा होगा क्वारंटाइन के फेज में कि दुकान के बाहर ना ऐसे चौकुन डब्बे रह रहे थे, तो वहां पे मार्किंग अप्रोप्रिएट जगह पे करनी चाहिए स्कूल में, ऐसा एक रिकमेंडेशन है। कुछ चीजों बैन करना है टेम्पररीली, जैसे स्पोर्ट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, गैदरिंग, और क्लासरूम में पेरेंट टीचर मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। और एक दो पॉइंट है जो मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। पेरेंट का रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं। अब ये चॉइस दिया गया है पेरेंट को कि आप चाहे तो आपके बच्चे को भेज सकते हो या नहीं भी भेज सकते। ओके, यहाँ पे थोड़ी बात करना चाहूंगा। उन्होंने ये भी बताया है कि जो बच्चे आना नहीं चाहते स्कूल में, उनको एज पर दिस गाइडलाइंस, वो जो बच्चे नहीं आना चाहते उनको अलाउड है ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू करना, और स्कूल वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। आगे देखते हैं। चाइल्ड विद सिम्टम है तो उसको रिपोर्ट करना है, वो भी उन्होंने बताया है। इफ पेरेंट्स विश टू, ये जो मैंने कहा बच्चा घर से भी पढ़ाई कर सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ इस पे भी काम चल रहा है। कई सारे बोर्ड के बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम 10th 12 के थोड़े परेशान हैं, तो असेसमेंट मेथोडोलॉजी क्या होगी उस पे रिसर्च चल रहा है, उनका काम चल रहा है। यस, सो फार सो गुड। कुछ अपील्स की है सरकार ने, पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस की अपील की है डॉक्यूमेंट में। रिपीटेटिव, जिसे कहते हैं स्वच्छता का ध्यान रखे, खुद का भी, प्लेसेस का भी और बॉडी पार्ट्स का भी। ओके, प्रिवेंटिव मेजर सब लिए जाए। एंड एजुकेट करे, सबको एजुकेट करे, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, स्टाफ को, टीचर्स को, है ना, सिक्योरिटी स्टाफ को, सबको एजुकेट करे ताकि मिसकंसेप्शंस कोई ना फैले। हाई रिस्क स्टाफ अगर है, मान लो कोई सीनियर स्टाफ है या डायबिटीज वाला है, इसके बारे में डॉक्टर साहब हमसे बात करेंगे, हमें गाइड करेंगे, तो उसके बारे में भी उन्होंने कुछ गाइडलाइन की है कि उनके कांटेक्ट बच्चों के साथ ना हो, इसका पहले से प्रिवेंशन मेजर लेना चाहिए। ओके, तो लेट मी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ये था छोटा सा जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ दिस। ये अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर यशपाल कदम सर को।
और इनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत लंबा परिचय है और बहुत लंबा कार्य है सर का, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारी काफी सालों से पहचान है, दोस्ती है ना। इनफैक्ट आपने कभी कभी मेरे इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा, ही इज वन ऑफ माय कोचेस। ओके, तो कई बार आपने देखा होगा इनका नाम, मेरे इंट्रोडक्शन में भी इनका नाम आता है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं डॉक्टर साहब का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो डॉक्टर यशपाल कदम। अब यहाँ देखिए 3-4 शब्द ना आ जाते हैं शुरुआत में ही। कैन यू सी द स्क्रीन, शो ऑफ हैंड्स? स्क्रीन दिख रही है आपको? तो 4 शब्द ना, ये देखो, एक आता है डॉक्टर, दूसरा आता है कोच, तीसरा आता है गाइड और चौथा आता है मेंटर। एंड ये लाइन ना मुझे बहुत पसंद आती है इनके प्रोफाइल की। डॉक्टर बाय प्रोफेशन, टीचर बाय चॉइस। हाईली इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ही इज अ TEDx स्पीकर एज वेल, एंड ही हैज बीन इंस्पायरिंग and guiding teenagers for quite some time, over 10-12 years now. Okay, that is what I know. Dr. Saab, please correct me if I'm wrong. Okay, yes, of course. A few more things I would like to highlight about doctor. He is TEDx speaker, yes. Okay, इनका VIT मुंबई में TEDx speech दिया था इन्होंने। Once again वो भी टीनेज मेंटोरिंग पे ही था। Okay, आगे देखिए, गाइडेड मेडिटेशन एक्सपर्ट। I must tell you, he is the only meditation expert who has formed different kind of meditations specially for students, एग्जाम्पल IIT का अलग से मेडिटेशन है उनका। जो लोग IIT या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का अलग से है, 10th का अलग से, 12th का अलग से। अमेजिंग है। इनफैक्ट जो लोग हमारे ग्रुप में काफी समय से है वो शायद जानते होंगे कि ये मैंने रिकमेंडेशन के तौर पे सबको भेजा था। तो जो मेंबर्स 6 महीने से ज्यादा से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये शायद देखा भी होगा या ये मेडिटेशन वो करते भी रहे होंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा और मैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। कोरा पे इनके कुछ पोस्ट है जो कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने व्यू किए हैं, रीड किए हैं, कमेंट्स दिए हैं। ओके, तो ही इज एक्सपर्ट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ओके, यहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल है, जिसको चाहिए उनको हम बाद में ग्रुप में भी शेयर करेंगे। डोंट यू वरी अबाउट दैट, यू विल हैव his access even after this year. This is something na really inspiring. Okay, you name the important college across the country, चाहे वो आपके मेडिकल वाले हो, IIT के हो, जैसे IIT इंदौर है, रुकरी है, बॉम्बे है, कानपुर है, बिट्स पिलानी है, नागपुर है, MBBS है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके आई बिलीव शिवानी अभी उसकी इंटर्नशिप में है एंड शी इज डूइंग वंडरफुली वेल। मैं उसको मिला भी था 3 साल पहले एक वेबिनार सेमिनार में, सिम्बोसिस में। अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस है डॉक्टर के, स्पेशली टू द टीनेजर्स जो कि 10 और 12th की जर्नी में जा रहे हैं। ओके, ही इज अ ट्रेमेंडस मोरल सपोर्ट एज वेल, ट्रेमेंडस मोरल सपोर्ट। एंड और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब के बारे में कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ वी बोथ, मी एंड प्रवीण सर जो कि सोहम के फाउंडर है ना। तो प्रवीण की तो इनकी बचपन की दोस्ती भी है, तो हम इनसे कभी भी हम इनको प्यार से बुला लेते हैं गाइड करने के लिए, एंड ही हैज बीन ऑलवेज काइंड टू अस, वो हमेशा आते हैं, गाइड करते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड शैल वी ऑल स्टार्ट? फ्रेंड्स प्लीज रिप्लाई बाय टाइपिंग यस इफ यू विश टू, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू। वाओ, हमें कम से कम 15-50 मैसेज चाहिए यस के, तभी हम शुरू करेंगे। कम से कम 50 मैसेज। और एक बात बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर जो बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे ना, ही हैज मल्टीपल क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले ही इज अ फादर, तो वो एक पेरेंट है। पार्ट 2, ही इज अ डॉक्टर। ओके, तो उस साइड का भी एक्सपर्ट है। थर्ड बात मैं आपको बताऊंगा, फॉर लास्ट 12 years ही इज इनटू ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन स्टडी एंड कोचिंग। विद्यालंकार के माध्यम से वो ऑनलाइन कोचिंग स्टडी के गाइडेंस भी कर रहे हैं, एंड ही हैज सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन सीख के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के क्रैक किए। तो ही इज एक्सपर्ट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, ही इज अ स्टडी स्किल एक्सपर्ट, ही इज अ पेरेंट एंड ही इज अ डॉक्टर। तो कई सारे पेरेंट्स के हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस आए, तो मैं उन क्वेश्चन से शुरू करूंगा। और अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो मैं आपसे को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक फॉर्म दे रहा हूँ, आप इस फॉर्म में क्वेश्चंस पुट करें। ओके, सो दैट विल नॉट मिस आउट, क्योंकि जूम में क्या होता है, क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो चैट बॉक्स में मैं एक फॉर्म कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करें और ये फॉर्म भरे।
आपके क्वेश्चन पूछे तो विल आस्क दोस क्वेश्चंस टू डॉक्टर आल्सो। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे साथ है उनसे शुरू करते हैं। सो आर वी ऑल सेट? शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स। क्योंकि चैट बॉक्स थोड़ी वक्त के लिए बंद है, चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद है ताकि लोग क्वेश्चन पूछ सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। एंड मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दे कि ये जो कोविड है ना, सच कहे ना तो इतना कंफ्यूज कर रखा है मीडिया ने स्पेशली, कि कोई कहता है सेकंड वेव कर रही है और कोई कहता है डब्ल्यू शेट के सामने हजारों भक्तों की भक्त जमा हो गए बाजू बाजू में कंधे को कंधा लगाकर। तो आप कृपया हमें बताएं कि इसका साइंस क्या है, डेटा क्या है, फैक्ट्स क्या है, और ग्लोबली भी कोविड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ओवर टू यू सर, प्लीज गाइड करें हमें। Arshi sir, first and foremost, thank you so much for inviting me to this particular wonderful webinar. I am really, really thankful to you, my very good friend Rajeshwar Channe sir, यानी आरसी sir, and my very good friend Praveen Mitkute, जिनको हम PM sir के नाम से जानते हैं. And thank you for those people, those 178 or 200 consultants that you have been mentoring and guiding since last so many years. Thank you for that team also. देखिए, मैं आपसे मैंने सीखा है कि आप, मैं या प्रवीण सर या हमारे जो भी कोचेस है, हम सिर्फ फेस है, हमारे पीछे एक फोर्स खड़ी है, और वो फोर्स आपके जो 200 के करीब आपके जो कंसल्टेंट्स है, आपके जो ब्रांचेस है, ये आपकी और हमारी, हम सबकी ये फोर्स है. And I am really thankful for that entire team also, that entire force also. अगर हम सोम लाइफ कंसल्टेंसी की बात करें तो पिछले फाउंडेशन से, जब से फाउंडेशन हुआ है वहीं से सोम लाइफ कंसल्टेंसी की के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ. एंड जो फोटो आपने अभी देखा है, जो मेरा जो फोटो है टेडेक्स स्पीच के वक्त, जो मेरा फोटो है जिसमें मैंने ब्लू कलर का एक उसको क्या कहते हैं, वो जो कोट पहना है, एक्चुअली ये मेरा जो सेमिनार हुआ है ये सोहम लाइफ कंसल्टेंसी के साथ सिम्बायोसिस कॉलेज में हुआ है. और ये उसी सेमिनार का फोटो है जो मैं हर जगह पे, मेरे हर टॉक्स के पहले, या मैं जहाँ पे भी मैं सेमिनार देता हूँ, फिजिकल जहाँ पे जाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ, वो अगर मैं दिल्ली में रहा या मेरा कभी मेरा इवन आई हैव गिवन इन मुरादाबाद में कुछ कॉलेजेस है, वहां पे हर साल मुझे बुलाया जाता है, गुजरात में बुलाया जाता है, हैदराबाद में बुलाया जाता है, एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर फोटो इज हाईलाइटेड. और ये फोटो जो निकाला हुआ है वो सोहम लाइफ कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पे निकाला हुआ है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. सो ये हमारी राइट फ्रॉम फाउंडेशन, हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती है, और वी आर बाय गॉड्स ग्रेस एंड हम सबके स्वभाव की वजह से हम ये, मेरे हिसाब से ये लाइफ लॉन्ग रहेगी. आज से जब तक हम है तब तक ये चलती रहेगी दोस्ती. कमिंग बैक टू द टॉपिक की स्कूल का रीओपनिंग एंड कोविड. अभी आपने जो पूछा कोविड के बारे में कंफ्यूजन, ऑफ कोर्स 100% कोविड-19 के बारे में बहुत से कंफ्यूजन है. उसका एक मेजर रीजन ये है कि दिस इज अ नोवल वायरस. नोवल वायरस यानी कि नया वायरस. लेकिन जब हम इसको नोवल वायरस कहते हैं तो हमको ये लगता है कि ये एक्चुअली पूरा का पूरा नया वायरस है. नो, इट्स नॉट एक्चुअली अ न्यू वायरस, बट यस, द स्ट्रेन दैट वी आर फेसिंग करेंटली, उस वायरस का जो स्ट्रेन है वो नया है. इसके पहले भी ये वायरस इंडिया में प्रेवलेंट था, इसके पहले भी ये वायरस दुनिया में प्रेवलेंट था, इसके पहले भी इस वायरस ने हैवॉक क्रिएट किया हुआ है. लेकिन क्योंकि ये नया स्ट्रेन है, और क्योंकि आज अभी जो अगर हम देखें तो हम अगर हम हिस्ट्री में जाए तो अराउंड 1900 में हम लोग तकरीबन पूरे दुनिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, बट अराउंड 100 से 125 या 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी रहा करती थी. आज 100 साल के अंदर हम तकरीबन 730 करोड़ के आसपास हम जा चुके हैं. सो नो डाउट हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो स्पेसेस क्रैम्पल्ड होने लगे, हमारे क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस स्पेसेस बोलो या घर के स्पेसेस बोलो, छोटे होने लगे. सो उसके वजह से भी बहुत ज्यादा कांटेक्ट आ रहा है एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से भी बढ़ रहा है. सो ये हो गया उसका व्हाई वी आर फेसिंग सच अ बिग चैलेंज थ्रू कोविड. अब इसके डिटेल में न जाते हुए कि ये एडल्ट्स को कैसे इन्फेक्ट करता है या वर्ल्ड वाइड उसका सिनेरियो, ओके फाइन, एक एग्जांपल यहाँ पे जरूर लूंगा. हमने देखा है कि इंडिया का जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसको हम डेथ रेट बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1.72% है. अब आप कहोगे सर ये सिर्फ क्यों लगा रहे हो? यस, ऑफ कोर्स इट्स 1.72 भी जो जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, जिन्होंने अपने दोस्तों को खोया है, फैमिली मेंबर्स को खोया, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है या बहुत बड़ा सदमा है ये कोविड-19. लेकिन अगर हम अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जो पायनियर है, जो दुनिया में सबसे नंबर 1 कहा जाता है, वहां पे भी 5% से ज्यादा का डेथ रेट है. इटली जैसे कंट्री ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 से 11% का डेथ रेट देखा गया है.
हमारे यहाँ पे ये क्यों इतना कम है? उसके कई कारण हैं, उसमें से कुछ कारण हम डेफिनेटली इस वेबिनार में आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे हम डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन इज हमारा जो हमारे कंट्री में अगर हम बच्चों को देखें, बचपन से हम कफ और कोल्ड, ये दोनों को हमारे बच्चे, हमारे ये मेरा बेटा रहो या आपके बच्चे रहो, काय झालंय, सर्दी खोखला झाला है, क्या हो गया, कुछ नहीं, सर्दी जुकाम हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली हम झेलते आए हैं। अब ये कफ और कोल्ड का वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन, वन ऑफ द रीजन इज इन्फ्लुएंजा वायरस। अब ये कोरोना का भाई बहन है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, या जो भी उसको आप नाम दो, ये भाई बहन में से एक है, उसके फैमिली को बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर वायरस। तो वी हैव ऑलरेडी have encountered some of the family member of this corona virus. So हमारा जो उसको कहते हैं ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, URTI बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑलरेडी हमने उसको झेला हुआ है, तो हमारी कुछ हद तक इम्यूनिटी बन चुकी है। तो उसकी क्रॉस इम्यूनिटी एक होती है, वो मैं अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। सो उसकी वजह से हम थोड़ा सा वी आर एट अ सेफ लेवल, वी आर एट अ लो रिस्क लेवल, ये एक रीजन है। अगर हम डेटा और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल जो है वो तो ऑफ कोर्स है, लेकिन हम स्कूल के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ इंडिया के स्कूल्स के बारे में बात करें तो बहुत से स्टेट्स ने स्कूल्स शुरू किए, बहुत सी स्टेट्स ने ऑलरेडी स्कूल शुरू कर चुके हैं, कुछ स्टेट्स ने अक्टूबर में शुरू किए, कुछ स्टेट्स ने नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू किए हैं। तो स्टेट्स में स्कूल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जैसे कर्नाटका है, जैसे उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, पौंडीचेरी है, पंजाब है, तमिलनाडु है, इन सारे स्टेट्स में से बहुत से स्टेट्स ने स्कूल शुरू किए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ये पर्टिकुलर GR निकाला है कि आने वाले 23 तारीख से, यानी कि कमिंग मंडे, will be starting schools of 9th, 10th, 11th and 12th across Maharashtra. But to share you two examples with you, I'll share just two examples with you here. गुजरात गवर्नमेंट ने हमारे साथ, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा था कि yes, 23rd of November, the Monday after the Diwali vacation, we are going to start the schools. And we, Maharashtra government, the government of Maharashtra, they had also said that they are going to start the schools. गुजरात गवर्नमेंट में अभी जस्ट 12-15 घंटे पहले, यानी कि कल, गुजरात गवर्नमेंट ने कल ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम स्कूल्स नहीं चालू करेंगे। 30 नवंबर तक गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूल्स चालू करना उसको आगे ढकल दिया है, यानी कि उन्होंने, और मेरा ऐसा मानना है, मेरा अंदाजा है, मानना नहीं है, आई कैन से इट इज माय क्या बोलते हैं उसको, एक अंदाजा है मेरा कि शायद से 31 दिसंबर तक ये क्लोजर में ही रहेगा। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मेरे पास अभी तक पूरा डेटा आया नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ने, नगर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर्स एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत से इंडिया में है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि नगर में एटलीस्ट 30th तक स्कूल शुरू नहीं होंगे, टिल 30th नो स्कूल्स विल बी रीओपन्ड इन नगर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करते हैं कि गाइडलाइन में क्या कहा गया है, गाइडलाइन में ये नहीं कहा है कि आप को स्कूल कंपलसरी शुरू करना है, दे हैव गिवन अ चॉइस। अब ये चॉइस क्यों दिया है, मैं जब मेरे बहुत से स्कूल्स में सेमिनार्स होते थे, वेबिनार्स भी होते हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, पेरेंट्स के लिए, मुझे स्कूल्स में औरंगाबाद के, बॉम्बे के स्कूल्स में मुझे वेबिनार्स के लिए इन्वाइट किया जाता है। तो आई हैड अ टॉक विद प्रिंसिपल्स, या पिछले 7 दिन में सीबीएसई स्कूल के अलग अलग सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल से मैंने बात की कि if they are not sure, if they are not saying कि you have to start the school, if they are not doing it mandatory, then why have they opened it, why are they telling you to open it? So one of the principal told me that, sir, the problem is there are few students who are doing excellently well or excellent in their academics. If they need some help, if they need some guidance, then we can call them to school and we can teach them. Similarly, there are students who are absolutely doing nothing in online classes. They are not paying any attention, they are not doing anything. In exams, there are a lot of things going on in exams में बहुत सी अलग अलग चीजें हो रही है। अगर आप बच्चों के साथ अगर आप एग्जाम के लिए बैठते हो तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें हो रही है ऑनलाइन एग्जाम्स में। सो देयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एब्सोल्युटली बैड इन एग्जाम्स इन ऑनलाइन क्लासेस। तो उनको बुला के, उनको अगर हमको सिखाना है, उनको कुछ स्पेशल क्लासेस लगाने हैं, रेमेडियल क्लासेस अगर उनको लगाने हैं, तो हमको एक परमिशन मिल गई है। फॉर दैट रीजन गवर्नमेंट ने उनको मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन बोला अगर आपको शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हो। उसके जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, उसके जो गाइडलाइंस है, अभी आरसी सर ने हमारे यहाँ पे बताया कि उसके क्या क्या गाइडलाइंस है। सो वो गाइडलाइंस के अंदर
कुछ स्कूल्स शुरू हो रहे, कुछ स्कूल्स शुरू नहीं हो रहे। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, बीएमसी की, बीएमसी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है नो स्कूल विल बी ओपन। 31 दिसंबर तक उन्होंने स्कूल को सीधा बंद करने का अंदेशा दिया है। अभी इसके साथ और एक आरसी सर ने क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड वेव की जो बात चल रही है, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई नहीं बोल सकता है। जो साइंटिस्ट आज के डेट में काम कर रहे हैं कोरोना वायरस पे, they are also not sure whether there would be a second wave or not. But frankly speaking, few countries have already experienced. जैसे यूके में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे लॉकडाउन शुरू हो गया है। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो 3 वीक्स का लॉकडाउन उनका शुरू होकर भी शायद से ऑलरेडी 3 वीक्स हो चुके हैं। आने वाले 15 या 21 तारीख, सॉरी 21 या कल या शायद से अगले हफ्ते के मंडे को वो शुरू होने वाला है आयरलैंड। सो दे हैव ऑलरेडी टेकन प्रिकॉशंस ऑफ लॉकडाउन। तो सेकेंड वेव वहां पे ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हम इंडिया की बात करें, दिल्ली का हाल सब जानते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है फिलहाल। केरला में ऑलरेडी सेकेंड वेव आ चुकी है। अगर मैं औरंगाबाद में, जहां से मैं बेस्ड हुआ, बेस्ड इन औरंगाबाद, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो कल का डेटा यानी कि कल के केसेस, ये 180 केसेस औरंगाबाद में है। और अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, यानी 2 दिन पहले की अगर हम केसेस की बात करें तो द नंबर वाज समवेयर बिटवीन 50 to 60। सो ऑलरेडी 3 गुना डेट और 3 गुना बढ़ चुके हैं केसेस। अभी इसके रीजंस क्या है? इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मतलब इसका कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वन ऑफ माय गेस और माय एक्सपीरियंस एंड my talk with my friends who are handling COVID patients, who are head of colleges like MGM, who are centers like MGM, who are head of hospitals like Dhoot or Kamalin Bajaj. My interaction with these people, they say that because the winter has kicked in, because the temperatures are dropping down, people are having cough, cold and fever, which is normally common. So maybe probably it's flu, but it can also be corona. So people are getting themselves tested, and that is also one of the reason why the numbers have increased. But again, ये सारा डेटा क्या है, ये कहीं सुनी बातें जो कहते हैं ना उस तरह सा है। किसी डॉक्टर ने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस देख लिए तो वो बोल रहा है कि हाँ भैया बढ़ रहा है। किसी डॉक्टर ने देखा कि नहीं यार इतना कुछ नहीं है, वो कोरोना नहीं है, वो इन्फ्लुएंजा है, वो कुछ और है, वो स्वाइन फ्लू है, तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं कोरोना का जैसा है वैसा है। So there is no concrete evidence or no concrete data or facts that are currently available. But bottom line is that कि मराठी में एक बहुत सुंदर कहावत है, विषाची परीक्षा कशाला घ्यायची। सो अगर कोरोना है या नहीं है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हम सबको गाइडलाइंस दी है, हमारे हाथ में क्या है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करो, दैट्स इट। मेरा ये कहना रहेगा, डेटा फैक्ट्स ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो तो आगे बढ़ते रहेंगे। आज के डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ क्या करना चाहिए, याद रखो एचएम सोडी। अगर आप में से तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखते होगे तो सोडी नाम का वहां पे कैरेक्टर है सरदार का, बहुत फनी कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो मैं बोलता हूँ एचएम सोडी को याद रखिए। एचएम सोडी मतलब क्या, हैंड वॉश, रेगुलरली हैंड वॉश कीजिए, हर आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में हैंड वॉश कीजिए। एम मतलब क्या, मास्क पहनिए। और सोडी मतलब क्या, सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो एचएम सोडी को याद कीजिए और ये प्रिकॉशंस आप फॉलो कीजिए, ये मेरा मानना रहेगा सर। फैक्ट्स और डेटा तो आते रहेंगे, बट फिलहाल हमारे हाथ में इतना ही है कि वी शुड कंटिन्यू एंड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओवर टू यू आरसी सर। Thank you, Yashpal sir. That was a wonderful piece of information जो definitely parents को help करेगा। कितने लोगों को लग रहा है amazing information मिल रही है और clarity के साथ मिल रही है? टाइप करें I, okay। या फिर आप और एक वर्ड टाइप कर सकते हो और वो वर्ड है अमेजिंग। व्हाट्स द वर्ड? अमेजिंग। आप टाइप कर सकते हो अमेजिंग। लेट मी सी कितने लोग कहते हैं अमेजिंग, है ना? यस, वाओ, वंडरफुल। काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तब तक मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूँ। अगला वाला सवाल है, सर आपने ऑलरेडी विंटर सीजन कवर किया है, बट एक सवाल आया है कि प्रिविलेंस इन टीनेजर, इसके बारे में कुछ बताइए और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। स्पेशली मान लो कुछ बच्चे होते हैं जिनको बाल दमा होता है, यानी अभी तो ठीक है वो टीनेज में आ गए 9th-10th में, बट कई बार ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। तो टीनेजर में क्या प्रिवलेंस है और किस तरीके से स्पेशल केयर करना चाहिए? एंड वाओ, वी हैव around 40 people and they are still typing. Amazing. So wonderful. Thank you Dr. Saab, and over to you. Please help us with the teenager prevalence और वहां पे क्या स्पेशल केयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर। तो प्रिवेलेंस की अगर हम बात करें, यानी कि कितने टीनेजर्स, कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं, कितने उनमें से सिम्टम्स बताते हैं, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है,
इसके अलग अलग मतलब ये स्टेजेस है प्रेवलेंस, मतलब किसी को आ गया कोरोना हो गया, अब उसको हो गया मतलब उसके पेरेंट्स को हो गया, नाउ जस्ट बिकॉज पेरेंट्स को हो गया, पेरेंट्स को सिम्टम्स है, साइंस है, पेरेंट्स को एडमिट करना पड़ रहा है, इसलिए उसको टेस्ट किया, उसको कोई सिम्टम्स नहीं, कोई साइंस नहीं है, उसको सिर्फ होम क्वारंटाइन या बिकॉज पेरेंट्स एडमिटेड है इसलिए उसको भी कहीं एडमिट किया है, या क्वारंटाइन सेंटर्स तो अभी फिलहाल तो बंद हो गए लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है, ये एक केस है। एंड ये सबसे ज्यादा केसेस है टीनेज में। जब मुझे कोई पूछा जाता है कि उसके अंदर प्रिवेलेंस कितना है, तो मैं बोलता हूँ यार मतलब बहुत लोगों को हो गया है, बहुत ज्यादा लोगों को हो गया। और ये क्यों होता है उसके लिए टीनेजर्स में, और ये कहां से होता है सबसे मेन, तो टीनेजर्स की हम बात करेंगे 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स एज ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, तो इट कम्स फ्रॉम फ्रेंड्स, क्योंकि ये उतने बड़े हो चुके हैं कि ये पेरेंट्स के साथ मतलब नहीं कि आप कोई गले नहीं मिलते, इतना गले नहीं मिलते हैं, या म्हणजे म्हणतात ना मांडीवर झोपत नाही आईच्या, वडिलांसोबत काय हे करत नाही, तो हे जे जनरली जे होतं ते मित्रांमुळे होतं। त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा आपण हे पण बघितले की बहुत बार हमने ये भी देखा है कि फैमिली में आ गया है कोरोना, फैमिली में आ चुका है लेकिन बच्चों को हुआ ही नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं, टेस्ट भी नेगेटिव है, ये हमने देखा है। तो प्रिविलेंस जो है बहुत कम है, या तो वो पॉजिटिव नहीं है, घर के सारे मेंबर्स पॉजिटिव है लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है भी तो उनको माइल्ड, वेरी माइल्ड, माइल्ड या थोड़े बहुत सिम्टम्स है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई टीनेजर को एडमिट किया गया है, उसको ऑक्सीजन के ऊपर, उसको ऑक्सीजन का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, बहुत कम देखा गया है। most of my pediatrician friends, they have managed the teenage patients by keeping them home and giving them symptomatic treatment now। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम मिस कर जाते हैं कि टीनेजर्स में प्रिविलेंस कम है तो क्या प्रॉब्लम है यार, चलो स्कूल शुरू कर दो, स्कूल ऑफ कोर्स स्कूल तो शुरू होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, उनको भेजना है नहीं भेजना हम इसके ऊपर बात करेंगे आगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं यहाँ पे हमेशा हाईलाइट करूंगा जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है, वो होता है कि हमारे घर में कौन कौन रहता है। अगर लेट्स से मेरे घर में मेरे पेरेंट्स है जो हाई रिस्क वाले हैं, कि कोई किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को LFT है, लिवर डिजीज है, किसी को कोई और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट इश्यूज है, अगर घर में कोई ऐसे पेशेंट्स है या ऐसे व्यक्ति है जो जिनको अभी ये डिजीज तो नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर है, बहुत सालों से ब्लड प्रेशर है, बहुत सालों से डायबिटीज है, इतना क्या मैं तो बोलूंगा ओबेसिटी है, अगर ओबेसिटी भी है, अगर उनको ओबेसिटी भी है तो भी वो हाई रिस्क में आते हैं। तो जो टीनेजर्स है उनमें भले ही प्रेवलेंस कम हो लेकिन जब वो डिजीज के लिए एक्सपोज होते हैं तो दे आर कैरियर्स। एंड मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल दूंगा, हमारे डॉक्टर्स का ही एग्जांपल दूंगा। अगर जैसे मैंने बताया कि इंडिया में डेथ रेट इज 1.72%, 1.75 इज द मैक्स दैट वी हैव रीच्ड इंडिया में, लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, ये 1.72 का मतलब ये होता है कि अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ है तो उनमें से 1.75%, ओनली 1.75% और 1.75 पीपल डाई ऑफ कोरोना, लेकिन डॉक्टर्स में ये रेट 10 से 12% का है। अगर 100 डॉक्टर्स को कोरोना होता है तो उनमें से 10 से 12 डॉक्टर्स मरते हैं। और अगर हम पीडियाट्रिशियंस की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है लेकिन हमने ये देखा है डॉक्टर कम्युनिटी में पीडियाट्रिशियंस उसके अंदर उनका डेथ रेट और बढ़ जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि चिल्ड्रन आर सुपर कैरियर्स एंड सुपर स्प्रेडर्स, वो कैरियर होते हैं और स्प्रेड करते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग व्हाट यू से बिग चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। तो प्रिविलेंस अगर देखा जाए तो कम है, सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है। दूसरा आपने बात की कि अगर स्पेशली एबल्ड या स्पेशल केसेस में जहाँ पे कोई ओबेस है बच्चा, या जहाँ पे जिसको जुवेनाइल डायबिटीज है, या जैसा बाल अस्थमा तुम्ही म्हटलात, बाल दमा जिसको होता है वो अस्थमा है, तो हमने देखा है कि इन बच्चों को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जुवेनाइल जिनको डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज, उनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कोरोना का, माइल्ड सिम्टम्स, वेरी माइल्ड सिम्टम्स या माइल्ड सिम्टम्स, ऐसा देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, अगर किसी को ओबेसिटी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एस्थमा एक्चुअली हमारे औरंगाबाद में ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल है, उनके जो सीईओ है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मेरे सीनियर है, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम हैविंग एस्थमा। सो जब ये शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, तो हम सब, एंड ही इज द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल, प्लस ही इज आल्सो टीबी चेस्ट कंसल्टेंट, ही इज एन एक्सपर्ट, एमडी टीबी चेस्ट किया है उन्होंने, तो वो मेरे डॉक्टर भी है, दोस्त भी, और मेरे डॉक्टर भी है अस्थमा की वजह से। तो उन्होंने तब इवन इन जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि यार जो अस्थमा वाले हैं ना, बच के रहो भाई, बच के रहो, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू गाइस। एंड ये पिछले 8 महीने में देख रहे अस्थमा का एक भी बंदा उसको कुछ भी नहीं हुआ है,
मतलब बहुत हो गया, वो बेचारा जा रहा है ऑक्सीजन लेवल तक, उसको ऑक्सीजन दे दिया, बाहर निकल गया। बहुत रेयर, उनके उनके इतने सारे पेशेंट्स हैं। वो पिछले 15 साल से टीबी चेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इमेजिन, ही इज अ सीईओ ऑफ अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन औरंगाबाद। ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग टीबी चेस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स। बोले मेरे जितने पेशेंट्स सब टकाटक है। अब मेरे खुद का अगर एग्जांपल दूंगा मैं, तो मुझे ऑलरेडी आई बिकेम पॉजिटिव 1.5 months बैक। मुझे पता भी नहीं चला, जस्ट बिकॉज मैं जिसके साथ था उसको सिम्टम्स आ गए, इसलिए मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला मैं IgG पॉजिटिव, इम्यूनोग्लोबिन जी। मतलब क्या है कि मुझे एंटीबॉडीज आ गए, और जिस दिन मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है उससे कम से कम 15 से 21 दिन पहले मेरे को होके चला भी गया कोरोना। सो दिस इज द बेस्ट वे टू हैव कोरोना। इसके अंदर कोई सिम्टम नहीं, कोई साइन नहीं। सो एस्थमेटिक होने के बावजूद भी मुझे ये उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये भी हमने देखा है कि एस्थमेटिक्स बच्चों में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगेन अगेन आई विल से कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम चलो बिंदास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, हजारों में से, लाखों में से एक कोई तो भी इफेक्ट होगा, किसी एक की शायद से भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे ये हो जाए, लेकिन किसी एक की अगर डेथ होती है, वो बंदे की फैमिली के बारे में सोचो, तो वो हमारे घर का ना हो, इसलिए इससे दूर रहो। सेम एग्जाम्पल विषयाची परीक्षा घ्यायची नाही। सो अगर एस्थमा है तो इफेक्ट ज्यादा दिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हुमो। हाँ, अभी एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ, कंजेनाइटल डिजीजेस। कंजेनाइटल डिजीज मतलब क्या, जिसको बचपन से हमने सुना है कि उसके दिल में छेद है। सो ये एक वेग टर्मिनोलॉजी, लेकिन ये बहुत कॉमन भी है। बहुत लोग दिल में छेद वाला जो एग्जांपल बताऊं, या किसी को जैसे हमने रिसेंटली एक पेशेंट देखी, 15 साल की बच्ची है, शी इज ऑन वेंटिलेटर करंटली, 15-16 साल की। उसको कंजेनाइटल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसकी दोनों किडनियां कोरोना के पहले ही उसके क्रॉनिक किडनी डिजीज में थी, उसकी किडनी फेल गई थी, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में आ गई कोरोना में। उसको बहुत प्रिवेंट किया, कहीं उसको जाने, उसको मतलब बहुत सा उसका प्रिकॉशन लिया, बट स्टिल कुछ वजह से उसको ऐसा हो गया। सो जिनको कंजेनाइटल डिजीजेस है, जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल किडनी डिजीज है, या इनको लिवर डिजीज है, उनको कोई भी अगर डिजीजेस है, तो यस, उनके लिए ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो स्पेशल केसेस है, इनके लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लो। जो अस्थमा वाले हैं उनके लिए भी प्रिकॉशंस लेने ही चाहिए, डेफिनेटली लेने चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने उनके केसेस कम देखे हैं, ये मैं यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये दो क्वेश्चन आपने पूछे थे सर। विंटर सीजन के बारे में मैं और एक बताऊंगा कि विंटर सीजन में जो केसेस राइज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कफ कोल्ड है, तो हमको लगेगा कोरोना नहीं है, लेकिन कफ एंड कोल्ड इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसको सर्दी खांसी हो गई है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है, तो क्या उसको कोरोना है, क्या है पता नहीं, वी डोंट नो। बट अगर उसके साथ फीवर है, उसके साथ बॉडी एक है, उसके साथ हेडेक है, उसके साथ वॉमिटिंग है, ये सारे है या इनमें से कोई भी एक है, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो बंदे को या वो बंदी को कोरोना हो सकता है। सो विंटर सीजन है, हमको सर्दी खांसी हो गई तो ये कोई कोरोना नहीं है, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। अगर कोई भी इवन सर्दी खांसी का भी अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि बेटर गो एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, और डायरेक्टली आइसोलेट हो जाओ, और अपने आप को क्वारंटाइन में रखो। ओवर टू यू सर, आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। Absolutely, sir. Absolutely, amazingly, and with lots and lots of clarity. In fact, you have covered lot more than what we asked or what the parents are asking. एक और सवाल आया है सर, कि ट्रीटमेंट का क्या है। तो फिर से एक बार, एक आम इंसान जो है वो भ्रमित हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके तो क्या कहते हैं, कई सारे ट्रीटमेंट के रिज्यूम आने लगे हैं, तो देयर इज क्या कहते हैं, कई सारे एजम्पशंस फैले हैं। तो ऐसे ही एक सवाल आया है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ कह सकते हो तो प्लीज सर। यस सर, यस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ट्रीटमेंट सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उससे जो सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और उसी तरह से कोरोना वायरस पे मात की जाती है। अब कोरोना वायरस पे मात करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग चाहिए। फाइट हमारी इम्यूनिटी करती है, हम उसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। उसके साथ कुछ टैबलेट्स है जो इफेक्टिव पाए गए हैं। अभी लेट्स गो वन बाय वन। जैसे साइन सिम्टम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, लेट्स से किसी को सोर थ्रोट है, किसी को खांसी हो रही है, सर्दी हो गई है, तो उसको एंटी हिस्टामिनिक्स दो सर्दी के लिए। उसको एजिथ्रोमाइसिन दो, जिसके अंदर आपकी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होगी। उसके साथ साथ
फ्लैबीवीर एंड रेमडेसिविर, ये 2 ड्रग्स जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस वायरस को 100% मार सकते हैं। बहुत लोगों में ये पाया गया है कि ये दोनों ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो अच्छा पाया गया है। सो ट्रीटमेंट एक तो सिम्टोमेटिक है और दूसरा ये जो 2-3 ड्रग्स है उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट बेस है। अभी कुछ उसके आगे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके अंदर देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस व्हिच आर वेरी कॉस्टली, कुछ 40-40 हजार के भी इंजेक्शंस है। अभी उसके अंदर क्वेश्चंस है, वो ऑफ कोर्स कहते हैं ना मरता क्या ना करता, तो अभी जो है अगर बहुत ही वर्स्ट केस में है, वेंटिलेटर पे है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में है, तो वहां पे तो डेफिनेटली आपको जो बन सकता है वो हमने डेफिनेटली करना चाहिए। कुछ केसेस में हमने जैसे मैं अभी आईजीजी पॉजिटिव बताया, सो आई कैन बी अ डोनर। मैं मेरा अगर मैं ब्लड देता हूँ, सीरम अगर निकाला जाता है, तो मेरा आई कैन बी अ डोनर एंड माय एंटीबॉडीज कैन हेल्प पीपल। सो इसका भी अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अबाउट इट। कुछ केसेस में वो बहुत अच्छा इफेक्टिव पाया गया है, कुछ केसेस में वो इफेक्टिव नहीं पाया गया है। बट अगेन ये जो सारी ट्रीटमेंट्स है वो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स, अभी एक डॉक्टर्स के बारे में, अब मैं डॉक्टर हूँ तो आपको लगेगा कि डॉक्टर्स की बात करता हूँ, लेकिन जैसे सर ने बताया मैं सिर्फ डॉक्टर भी नहीं हूँ, एक फादर भी हूँ। मैं सिर्फ फादर भी नहीं, टीचर भी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स की भी और पेरेंट्स के बारे में भी मुझे उतना ही लगाव है जितना मेरे डॉक्टर कम्युनिटी के बारे में मुझे लगाव है। ये एक नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको एस्पेक्ट डॉक्टर्स के बारे में बहुत हो चुका है। देखिए हर प्रोफेशन में, एवरी प्रोफेशन, अगर हम इवन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम अगर मार्केट या कॉमर्स सेक्टर की बात करते हैं, वहां पे भी हर सेक्शन में, हर सेक्टर में देर आर फ्यू, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बैड पीपल या बैड प्रैक्टिसेस, लेकिन नेगेटिव प्रैक्टिसेस है। तो मेडिसिन फील्ड में भी कुछ हद तक कुछ लोग हैं जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे चुके हैं डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, और आज हमारे कम्युनिटी में, डॉक्टर कम्युनिटी में कोई ऐसा हिम्मत नहीं करेगा कि उस गाइडलाइंस को बाईपास करे या उसको बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस लगाए या उसको बहुत ही ज्यादा ये करे। ये बहुत कम, मतलब तुरळक म्हणतात ना, रेयरली इट इज सीन इन आवर कम्युनिटी। सो डॉक्टर्स के जो निर्देश है, डॉक्टर्स के जो ट्रीटमेंट्स है, मैं ये कहूंगा कि उसको फॉलो करो। सो ट्रीटमेंट के अगर क्वेश्चन को इसको वन लाइन में आंसर करो, ट्रीटमेंट है क्या? नहीं है। क्योर है क्या? नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट है क्या? यस ऑफ कोर्स है। मैनेज कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स है। इसीलिए 100 में से सिर्फ 1.75 लोग मरते हैं, बाकी के जो 98.25% लोग बचते हैं 100 में से। सो दैट इज द रीजन व्हाई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ कोर्स है। ओवर टू यू सर। और एक सवाल है, एंड लेट मी आस्क यू स्ट्रेट पे कि पोस्ट कोविड केयर कैसे किए जाए। मान लो कि किसी पेरेंट ने पूछा है कि अगर किसी को कोविड होता है, बच्चे को होता है या घर में किसी को होता है, तो क्या केयर लेनी चाहिए सो दैट वो फैले भी नहीं, या फिर हेल्थ के मैनेजमेंट के रिलेटेड। अभी देखिए इसके अंदर है ना, सबसे पहले ना मैं आपको एक ये बताऊंगा कि पोस्ट कोविड केयर मतलब कोविड में उसको क्या हुआ है, ये पहला देखना बहुत जरूरी है। अगर हम टीनेजर्स की बात करेंगे, यहाँ पे टीनेजर्स भी है, पेरेंट्स भी है, हम सबकी बात कर सकते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टीनेजर्स फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट एडल्ट्स। अगर हम टीनेजर्स की बात करें, तो व्हेन दैट पर्सन वाज इन्फेक्टेड विद कोविड, तब उसको क्या सिम्टम्स थे? क्या उसको सिर्फ और सिर्फ सर्दी जुकाम था, थोड़ा सा बुखार आया, बात खत्म हो गई? क्या उसके लंग्स इन्वॉल्व थे? लंग्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब जो हम एचआरसीटी करते हैं, सीटी स्कैन जो करते हैं, उसके अंदर अगर पैचेस आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स। क्या उसको कोई सिम्टम नहीं थे, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स पॉजिटिव आए, जस्ट बिकॉज घर पे कोई पॉजिटिव आया, इसलिए उसका टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया? इनमें से उसकी कंडीशन क्या है, उस वक्त उसको क्या हुआ था, इसके ऊपर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट या पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, जिसको बोलेंगे, ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे, केयर बोलेंगे, वो किया जाता है। अगर लंग्स इन्वॉल्व है, अगर कुछ इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई केयर की जरूरत नहीं है। द चाइल्ड और द टीनेजर इज हेल्दी एंड फाइन। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड ऑफ कॉशन है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली टेल, जो जिसको कोई अगर सिम्टम नहीं है तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। जिसके अगर लंग्स इन्वॉल्व है, तो मेरा पर्सनल मानना ये रहेगा, रिकमेंडेशन रहेगा कि गो फॉर लंग एक्सरसाइजेस, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, मतलब अनुलोम विलोम या प्राणायाम, या किसी को अगर माउथ ऑर्गन बजाना आता है, माउथ ऑर्गन, तो इट इज अ रियली गुड एक्सरसाइज। फ्लूट अगर कोई बजाता है, इट इज अ रियली गुड एक्सरसाइज। शंख, अगर कोई शंख ब्लो करता है, तो इट इज रियली गुड एक्सरसाइज।
सो एक्सरसाइज यानी कि ये नहीं कि जिम के कपड़े पहनो और जाके भागो एक्सरसाइज करो, दिस कैन ऑल्सो बी अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। उसको उसका नंबर ये करो, इंक्रीज करो। एंड ये जो चेंजेस आ चुके हैं वो रिवर्सिबल है, ये जो चेंजेस आ चुके हैं लंग्स में वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, वो जो पैचेस आते हैं वो रिवर्सिबल हो जाते हैं। अब जिनके लंग्स इन्वॉल्व होने के बाद आगे का जो स्टेज है, अगर वो उनको वो मतलब किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, कोई वेंटिलेटर पे भी जा चुका है, अगर ऐसे कोई केसेस है तो वहां पे उनका जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर है उनकी राय, उन्होंने जो बोला है वो फॉलो करना, दैट्स इट, बिकॉज इट इज ऑन केस टू केस बेसिस, अलग अलग लोगों के लिए। अभी जो मैंने बोला वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, एक बहुत क्या बोलते बहुत ही ये है, मतलब आई एम एक्चुअली अमेज्ड कि ये कोरोना वायरस क्या क्या कर सकता है, हमको समझ में भी नहीं आता है। पीडियाट्रिक्स में इसको बोलते हैं PIS बोलते हैं, यानी पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, या इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये क्या है, ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या PIS क्या है? ये PIS बच्चों को, जैसे मेरे बेटे का, चलो मेरे बेटे का एग्जांपल लेते हैं, वो भी ही इज 14 इयर्स ओल्ड, उसको कोरोना मेरे साथ ही, जब मुझे पॉजिटिव, मैं IgG पॉजिटिव आया, मैंने मेरा RT-PCR किया, RT-PCR नेगेटिव आया, उसका मैंने IgG एंटीबॉडी टेस्ट किया, एंटीजन टेस्ट किया, एंटीजन नेगेटिव, एंटीबॉडी पॉजिटिव, RT-PCR नेगेटिव, तो उसको 15 से 21 दिन, अंदाजन 7 से 21 दिन या 15 से 21 दिन पहले, टेस्ट रिपोर्ट के पहले वो पॉजिटिव आ गया था। अब जिस दिन से उसको इन्फेक्शन हुआ उसके बाद तकरीबन महीना या 1.5 महीने तक my son can be he can have PIS या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, इसमें आपको निमोनिया बैठ सकता है, इसके अंदर उसको ARDS जिसको बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, वो हो सकता है, इवन GBS, मतलब ये अलग अलग है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, ये सब हो सकता है। और बाय द टाइम यू टेक द पेशेंट टू दी, बिकॉज हमको क्या लगता है कि यार उसको कोरोना हो गया है, अभी उसको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि जनरली परसेप्शन क्या है मार्केट में, एक बार कोरोना हुआ 3 महीने आराम से रहो, तुमको फिर से कोरोना नहीं हुआ, ये मार्केट में मतलब लोगों में, ये कम्युनिटी में, ये सोसाइटी में परसेप्शन है, और हम निश्चिंत हो जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको कोरोना वापस नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना उसके अंदर जो ऑलरेडी चक्कर जो चल रहे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस वजह से उसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो सकता है। अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बात ध्यान में रखो, जब उसको कोरोना हो गया है, उसको सिम्टम्स आए नहीं आए, आने के बाद तो और कॉशियस रहना चाहिए, उसको डॉक्टर्स के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। एक बात हमारे बच्चों की तरफ ध्यान से आपने देखना चाहिए, फीवर है क्या, बॉडी एक है क्या, खांस रहा है क्या, थक रहा है क्या, थक मतलब फटीग जो बोलते नहीं, थोड़ा सा हम काम कर दिया थक रहा है क्या, हाँप रहा है क्या सांस लेने में, ये सारी चीजें। और ये नॉर्मल भी है, कोरोना के सिम्टम्स के 4 महीने बाद भी लोगों को आप हाँपते हुए देखोगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, दैट इज, ऐसा कुछ नहीं कि इससे आप इमीडिएटली डर भी जाओ। ये हाँ, वन मोर वर्ड ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप डर जाओ, भैया उसको अभी वो हाँप रहा है या उसको ये जस्ट एक मैं आपको एक बता रहा हूँ जो हमारे डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन हूँ, मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ। बहुत रेयर केसेस में ये होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है पोस्ट कोविड केयर, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कोविड केयर में क्या करनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो आपको 1 से 1.5 महीना कम से कम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। बुखार आ रहा है क्या, सर्दी खांसी कंटिन्यूस है क्या, और वो उसको बुखार को हम बोलते हैं उसको नॉन रिस्पॉन्डिंग फीवर बोलते हैं उसको। नॉन रिस्पॉन्डिंग फीवर मतलब आपको अगर फीवर आया, आपने क्रोसिन खा ली, आपका फीवर चले गया, बहुत हो गया, आप 2-3 दिन अगर 2-3 दिन क्रोसिन खा ली तो आपका फीवर चले जाएगा, बाद में फीवर नहीं आएगा। इसका क्या होगा, या तो क्रोसिन खाने के बाद भी फीवर नहीं जाएगा, या क्रोसिन खा लिया 2-3 घंटे 4 घंटे हो गए फिर से फीवर आ गया। सो नॉन रिस्पॉन्डिंग अगर फीवर है तो इट कैन बी अ साइन वेयर यू हैव टू बी very cautious and where you have to talk to the doctors. I hope I answered that question, RC sir. थैंक यू सर, थैंक यू, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन था। एंड हमें ये एक आई बिलीव किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि बैक एंड में क्या हो सकता है। सो थैंक यू सर, रियली ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे हियर। कुछ और क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कोरोना वंस स्कूल्स रीओपन। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर कि दोनों तरीके से पूछे कि एक तो कोरोना के संदर्भ में एंड इन जनरल भी
इन जनरल भी, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स नाउअडेज, हम देखते हैं कि सेंसिटिव होते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट, बिकॉज वी हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल, वी हैव स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हैं जो छोटे बच्चे के माता पिता है, कोई बड़े टीनेजर के माता पिता है, और कोई खुद के बारे में भी कंसर्न है। सो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर प्लीज। यस सर, देखिए इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब क्या, अभी पहले अगर हम पहले इम्यूनिटी को समझते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी मतलब क्या है कि आपके शरीर में अगर कोई फॉरेन बॉडी जाती है, फॉरेन जर्म्स बोलते हैं उसको, या बैक्टीरिया बोलते हैं, या वायरस बोलते हैं, अगर वो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसको अपन वी विल गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स में, उसको आपको बताऊंगा। सोल्जर्स पैदा होते हैं, आपकी बॉडी सोल्जर्स तैयार करती है। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं मोस्टली दीज आर ऑल प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? जनरली नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर ऑल प्रोटीन्स। अब ये सीधा सीधा गणित है, प्रोटीन है मतलब हमने क्या, कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए? हाई प्रोटीन डाइट। सो हमने हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना चाहिए। अगर आप मांस मच्छी खाते हैं तो मांस मच्छी, पर्टिकुलरली फिश, पर्टिकुलरली व्हाइट मीट जिसको बोलते हैं, चिकन फिश इसको बोलते हैं, वो आप खा सकते हो। एग्स हैज टू बी, मैं तो कहता हूँ एग्स शुड बी एन, बोलते ना अविभाज्य भाग पाहिजे तुमच्या जेवणाचा। इट शुड बी एन मैंडेटरी सब्सटेंस इन योर डाइट। नाउ सिर्फ प्रोटीन से चलता है क्या? नहीं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसे दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, जिसके अंदर मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, विटामिन है, ये दे प्ले एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या? भले ही मेरे पास वो प्रोटीन है, लेकिन उस प्रोटीन को एंटीबॉडी में कन्वर्ट कर, सोल्जर में कन्वर्ट करने के लिए, अब मैं सोल्जर तो खड़ा हूं लेकिन मेरे पास हथियार ही नहीं है, समझो मेरे पास वो कवच ही नहीं है, मैंने वो हेलमेट ही नहीं पहना है, मैंने वो गियर्स नहीं पहने हैं जो कि चाहिए हमको, तो क्या फायदा? तो ये गियर पहनाने का जो काम करता है वो विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सब करते हैं, ध्यान रखो। तो जैसे हम हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करता हूं, वैसे ही उसके साथ में जिसमें विटामिन मिलते हैं, जिसमें मिनरल्स मिलते हैं, वो भी खाओ। तो वो क्या है? फ्रूट्स, सब्जियां। तो ये हमको मालूम है, गाजर खाए तो विटामिन ए आता है, अगर संतरा खाए तो विटामिन सी आता है। ये आपको खाने में आपके इंक्लूड करना चाहिए। जैसे डाइट है, उसके साथ एक्सरसाइज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमको लगता है एक्सरसाइज से बॉडी बढ़ती है, सिर्फ बॉडी नहीं बढ़ती है, बॉडी ऑफ कोर्स बढ़ती है, 100% बढ़ती है, लेकिन उसके साथ हमारे शरीर की जो टॉक्सिन्स है, अब ये मैंने कैटलिस्ट बोला विटामिन, मैंने सोल्जर्स बोला प्रोटीन्स, हम दोनों की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए अगर टॉक्सिन्स है बॉडी में जो मिलने नहीं दे रहे, तो टॉक्सिन्स बाहर कैसे जाएंगे? तो एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी की जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंके जाते हैं। इट्स अ वेरी मैंडेटरी प्रोसेस। यस, जॉगिंग बोलो, स्किपिंग बोलो, रनिंग बोलो, साइकिलिंग बोलो, ये सारी चीजें आपने आपके लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप जंक फूड खाते हैं, जंक फूड का हमको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है यार, पिज्जा खा लिया, बर्गर का खा लिया, टेस्ट के लिए आप कभी कभार खा सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जीते ही पिज्जाज और बर्गर्स और आइसक्रीम्स एंड क्या बोलते हैं उसको, स्पेगेटीज एंड पास्ताज एंड ऑल दैट स्टफ, इटालियन फूड्स एंड उसके ऊपर जीते हैं। तो मेरा उनके लिए ये कहना रहेगा, हम लोग जब बात करते हैं डायबिटिक्स पेशेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, तो हम उनको कहते हैं ब्रेड इज अ पॉइजन। मैदा जो होता है, मैदा वो पॉइजन है, उसको मत खाओ। मैगी पॉइजन है। हाँ, टेस्ट के लिए आपको लगता है ना, महीने में एक आध बार खा लिया, 1.5 महीने में एक आध बार खा लिया, या खाया भी तो, अब मैं बच्चों को देखता हूँ एक मैगी से कुछ नहीं होता है। मेरे बेटे का एग्जाम्पल देता हूँ, बाहर क्यों जाऊंगा, मेरे बेटे का, उसको 2 मैगी एक साथ में लगती है, तो मैं उसको बोलता भैया 1-1.5 महीने में तेरे को एक बार मैगी मिलेगी, 2 मैगी खानी एक साथ, 2 मैगी खाने। सो ये जो जिसके अंदर मैदा ज्यादा है वो प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करने चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसके अंदर स्वीट ज्यादा, बच्चों ने खा लिया तो ठीक है, समझ सकता हूँ, कोई इतना मतलब है उनको ही प्रॉब्लम है स्वीट्स का, स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा लिया तो ठीक है, समझ। बड़ों के लिए तो स्वीट शुड बी लाइक, क्या बोलते हैं उसको, कभी तो भी नहीं कि अपने ऐसा, या अगर आपको, अगर कोई लोगों से स्वीट टूथ होता है, उनको खाने के बाद स्वीट लगता ही है, तो अगर समझो लड्डू है तो उसका एक टुकड़ा पकड़ लिया, अपना मुंह मीठा कर लिया, बात खत्म हो गई। सो ये सारी चीजें आपको, दैट हैज टू बी देयर। नहीं तो फिर ये सारी चीजें, मतलब कोरोना में कोई, जैसे मैंने बोला, देयर इज नो ट्रीटमेंट, मैनेजेबल है, लेकिन अगर अपनी बॉडी फिट है, मेरे फादर इन लॉ का एग्जांपल दूंगा, ही इज 80 years old। अभी उनका ऑपरेट करने हुआ उनका एक 3 महीने पहले अगस्त में,
उनको टेस्ट मैंडेटरी था, उनको वो आईजीजी पॉजिटिव आ गए। मतलब उनको कोरोना कब हो गया, एंटीबॉडी पॉजिटिव है, आईजीजी पॉजिटिव मतलब एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो कोरोना कब हो गया, कब चला गया पता भी नहीं चला, फिट एंड फाइन। क्यों? उनको डायबिटीज नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको हार्ट एलिमेंट्स नहीं है, थिन है, थिन है, टॉल है, दैट्स इट। सो ये एट द एज ऑफ 80 तक उनको साथ दे रहा है। सो ये हमने ये समझना चाहिए। आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन सर। यस सर, थैंक यू। और एक 2-3 सवाल आए हैं तो हम क्विकली उनकी तरफ जाते हैं। एंड गिव मी अ मिनट, आई एम डूइंग, यस, ओके। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है सर, इज ब्लड क्लॉटिंग अ कॉमन सिम्टम इन कोविड पॉजिटिव? अभी ये टेक्निकल क्वेश्चन पेरेंट्स से कैसे आया, आई एम नॉट श्योर। एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स फाइन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सर। वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ये जो मैंने बताया ना मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये जो बताया ना, उसमें एक पार्ट ये भी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब हमारे औरंगाबाद के ही एक डॉक्टर है, ही गॉट कोरोना में एडमिट हुए, थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह उनको लगाना पड़ा, 14 डेज रहे, क्योर हो गए, घर पे गए, घर पे फिर 8-10 दिन क्वारंटाइन रहे, दूसरे दिन ज्वाइन होने वाले थे, आई वोंट नेम द डॉक्टर, दूसरे दिन कल ज्वाइन होने वाले थे, टुडे कोलैप्स्ड, डाइड। व्हाई? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ये क्लॉटिंग का, ये कोरोना का ये और एक क्या बोलते हैं उसको, रूप है, रूप नहीं बोल सकते, उसका और एक साइन है। ये पता नहीं कौन से सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ये समझ में नहीं आया। एंड अगेन इट्स अ नोवेल स्ट्रेन ऑफ वायरस, सो इसको स्टडी करने में हमको बहुत टाइम जाएगा। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम उसको स्टडी कर पाएंगे। पर आज से शायद से 2 या 3 या 4 साल बाद वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट या प्रॉपरली से कि भैया ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, भैया ये प्रिकॉशंस है, भैया ये पोस्ट कोविड केयर है। ये एक प्रॉपर गाइडलाइन WHO से हमको मिलेगी शायद से 2 या 3 साल बाद। लेकिन फिलहाल जैसे दिख रहा है, जैसे सामने आ रहा है, वैसे हम लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला वर्ड ऑफ कॉशन, 1.5 महीने बाद भी, 1 से 1.5 महीना पोस्ट कोविड बच्चों के ऊपर ध्यान दो। यस सर। और एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है सर, इज इट ट्रू दैट इफ अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू कोविड पर्सन फॉर 50 मिनट्स देन ओनली ही और शी गेट्स इन्फेक्टेड? नो। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट केस ऑफ कोविड। युआन में जब उसको युआन वायरस बोलते थे, चाइना में वो युआन में जब वो हुआ, तो जिस होटल से वो स्प्रेड होना शुरू हुआ, उस होटल के सिटिंग के ऊपर चाइना ने रिसर्च किया। अब मैं आपको डायग्राम तो नहीं, मैं आपको बता एग्जांपल। अभी देखिए आरसी सर सामने बैठे हैं, हम लोग दोनों लेट से हॉट में मैं, आरसी सर, प्रवीण सर हमारी फैमिली के साथ बैठे हैं। अभी आरसी सर और उनकी फैमिली मेरे सामने बैठी है, और प्रवीण सर और उनकी फैमिली हमारे राइट साइड पे बैठी है। इमेजिन कीजिए, हमारे राइट साइड पे बैठी है, टेबल पे हम लोग दोनों सामने बैठे हैं, और मेरे राइट हैंड साइड पे और आरसी सर के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रवीण सर की फैमिली बैठी है। अब एसी का ब्लोअर है जो मेरे लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और आरसी सर के राइट हैंड साइड पे है। मतलब हमारे ये साइड पे ब्लोअर है, ये साइड पे प्रवीण सर की फैमिली बैठी है, सामने आरसी सर बैठे। तो ये पाया गया है कि मेरे फैमिली में से मैं अकेला या मेरा बेटा या कोई तो भी एक इन्फेक्ट, और लेट्स से आरसी सर इज इन्फेक्टेड, आरसी सर बात कर रहे हैं, आरसी सर से वो वायरस उनके बातों में से आ रहा है, मेरे में से सिर्फ मुझे हो गया बिकॉज मैं सामने बैठा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा बाजू में बैठा, तो उनको नहीं हुआ। एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन वो जो ब्लोअर से एयर आ रही थी, प्रवीण सर की पूरी फैमिली उस एयर के सामने खड़ी थी, उन तीनों को वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया। सो ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स है। 50 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ये कोई इसका मापदंड नहीं है। अगर वायरल लोड पेशेंट के अंदर ज्यादा है, वायरल लोड होता है, अभी वो टेक्निकल टर्म है वायरल लोड, यानी अगर वायरल लोड ज्यादा है तो 5 मिनट का भी एक्सपोजर बस हो गया। अगर वायरल लोड कम है तो 1 घंटा भी रहे तो भी शायद से नहीं होगा। विंड का डायरेक्शन, वो तुम्हारा ये कैसा है, इवन रूम, अगर रूम क्लोज्ड रूम है, इसलिए स्कूल्स को गाइडलाइन क्या है पता है, ओपन एयर में रखो। स्कूल्स को वन ऑफ द गाइडलाइन क्या है, शुरू कर रहे हैं तो सारा ओपन एयर में रखो उसको डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि विंड के डायरेक्शन के ऊपर भी कोरोना का वायरस का इधर उधर जाना भी है। कितने जल्दी सेटल्ड होगा, कितने जल्दी सेटल नहीं होगा। क्लोज्ड स्पेसेस में, एसी में कोरोना वायरस को 4-4 घंटे में एयर में सस्पेंशन होते हुए पाया गया है।
So there is no concrete method to tell कि 50 मिनट रहेगा, 1 मिनट रहेगा या 1 घंटा रहेगा. बेस्ट क्या है, याद रखो, HM सोडी खत्म, हैंड वॉश, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीजें याद रखो. थैंक यू सर, अमेजिंग अमेजिंग सर, थैंक यू. और 3 सवाल है, क्या हम ले सकते हैं सर? अनदर मे बी 10 मिनट्स. थैंक यू, अप्रिशिएट. तो 2 स्टडी रिलेटेड है तो उनको एक साथ लूंगा. पहले मैं इसका कोरोना रिलेटेड लेता हूँ, बिकॉज हमने बोला आप स्टडी स्किल एक्सपर्ट हो और आपने सोधी को भी ला लिया. तो एक सवाल ऐसा है सर, व्हाई डू सम कोविड पेशेंट्स नीड काउंसलिंग पोस्ट रिकवरी, डज इट अफेक्ट नर्वस सिस्टम, या कुछ ऐसा है? okay. So, देखिए अभी कोविड के बाद ना देयर इज अभी प्रेडिक्ट किया गया है, लेकिन ये सारे प्रेडिक्शन जनरली वेस्टर्न कंट्रीज से होते हैं. वहाँ पे बहुत आइसोलेशन है, वहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे, अगर बच्चा एक बार 18 साल का हो गया या 20 साल का हो गया तो पेरेंट्स बोलते भैया तू तेरा देख, तेरे घर पे जा आराम से, तेरा तू कहाँ ये कर, मेरा अभी तेरा और हमारा संबंध खत्म हो गया. तो पोस्ट कोविड बिकॉज ऑफ आइसोलेशन, वहां पे ऑलरेडी आइसोलेटेड होते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स नहीं है, बात नहीं है, तो उसकी वजह से शायद से वहां पे एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस का पेंडेमिक आ सकता है. ऐसा मतलब वर्ल्ड वाइड उन्होंने प्रेडिक्ट किया है. इंडिया में मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल पेंडेमिक यानी कि क्या बहुत बड़े स्केल पे पूरा इंडिया में उसका, जैसे कोविड ने हाहाकार मचाया वैसे साइकोलॉजिकल डिजीज का हाहाकार मचेगा. फ्रैंकली माय ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं होगा. हमारे पास क्या है, हम फोन उठाते हैं, यार क्या कर रहा है, चल नीचे आ, बच्चों की अगर हम बात करेंगे, चल नीचे खेलते, चल साइकिल पे खेलते, या चल लूडो खेलते, या व्हाटएवर. सो इसलिए हमारे यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होंगे. अब इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज है, अभी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है क्या, तो कुछ पेशेंट्स में, वेरी रेयर पेशेंट्स में नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है, लेकिन वो किस वजह से देखा गया है वो मालूम नहीं. मतलब ऐसा डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है जिसके अंदर कोरोना इज अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम, बट देयर इज अ डायरेक्ट एविडेंस दैट कोरोना इज अफेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि आपके हार्ट को कोरोना अफेक्ट कर रहा है. इसका डायरेक्ट मतलब अगर अपन देखा, अगर आप पेशेंट्स को, अगर आपने सुना होगा, अगेन इसमें डॉक्टर के ऊपर मिसट्रस्ट आता है कि तलंतर करो, उनको तो कोरोना वायरस हुआ था, उनका काय को 2D इको कर रहे हैं, उनका काय को तुम ECG कर रहे हैं, उनका काय को तुम हार्ट का स्कैन कर रहे हैं. इसलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर, जैसे मैंने अभी और एक अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर का, वो कोलैप्स है एंड ही डाइड. जैसे पल्मोनरी में एम्बोलिज्म बैठा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया कुछ लोगों को, 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, मतलब हार्ट का पूरा मसल ही काम करना बंद कर दिया है. सो हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन नर्वस सिस्टम पे कितना इफेक्ट है इसके कोई डायरेक्ट मतलब मैंने तो नहीं सुना फ्रैंकली स्पीकिंग. और एक मैं आपको बात बताऊंगा सारे स्टूडेंट्स को, सारे पेरेंट्स को, आई हैव क्विट माय प्रैक्टिस अराउंड 12 इयर्स बैक, 11 to 12 इयर्स बैक. पिछले 10 से 12 साल मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, इन तीनों लोगों को ही गाइड करता हूँ, इन तीनों लोगों के साथ ही काम करता हूँ, एज अ टीचर काम करता हूँ. इसलिए मेरा नॉलेज शायद से उतना अपडेट नहीं रहेगा. जहां तक मैंने सुना है डायरेक्ट नर्वस सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट, मतलब मुझे तो भी रेयर केसेस में मैंने सुना है, इतना कुछ कॉमन नहीं सुना है. Yes, thank you sir, thank you for a clear question. एक छोटा सा सवाल आ रहा है, is it compulsory to have Ecosprin tablet for a month who are affected with COVID? No, it depends on case to case. That the doctor is the best person. The doctor who is treating that patient is the best person to answer this question. But yes, they are recommending it. I won't say whether you have to take or whether you have to not take, because giving an online prescription or telling you not even consulting to बहुत दूर की बात है, not even looking at the patient, definitely I won't be able to recommend. I would suggest whatever your doctor has said, you have to follow that. One suggestion, extra suggestion that I would give, if you have got any doubt about your doctor, go and consult some other doctor. But the doctor has to be MD medicine at least MD medicine. और MBBS भी चलेगा, लेकिन मैं MBBS भी रिकमेंड नहीं करूंगा. मैं करूंगा MD मेडिसिन या MD टीबी चेस्ट, या जिन्होंने कोविड में काम किया है, पिछले 9 महीने में कोविड में जिन्होंने काम किया है, उस डॉक्टर के पास यू कैन गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन. थैंक यू सर, थैंक यू. तो स्पेशलिस्ट के पास जाए, उनकी सलाह ले, ये डॉक्टर साहब की सलाह है, चांस क्यों लेना है ना, विषयाची परीक्षा का घ्यायची. ओके, तो सर 2 स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. पहला सवाल ये है, what all can we do to enhance our studies from home इस ऑनलाइन में. तो यू आर अ स्टडी स्किल एक्सपर्ट, आपका 12 साल का रिसर्च है इस फील्ड में, तो प्लीज गिव अस सम गाइडेंस ऑन दैट.
ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर मैं शायद से 2-4 घंटे बात कर सकता हूँ कम से कम। सो एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कहूंगा कि सबसे पहला, आप जिस डिवाइस से आपके ऑनलाइन लेक्चर्स सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके असाइनमेंट्स कर रहे हो, उस डिवाइस पे अपार्ट फ्रॉम जो भी आपका ऐप है, टीम ऐप है, गूगल मीट है या जूम है, जो भी आपका ऐप है, उसके अलावा उस मोबाइल में कोई और ऐप नहीं होना चाहिए। वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो, आपको वहां पे फेसबुक की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे अभी फेसबुक पे, सर यू वुड बी सरप्राइज, दिस जनरेशन इज नॉट देयर ऑन फेसबुक। दिस जनरेशन थिंक्स दैट फेसबुक इज आउटडेटेड एंड इट इज ओनली फॉर पीपल ऑफ आवर एज। हमारी उम्र के लोगों के लिए फेसबुक। सो इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, ट्विटर नहीं होना चाहिए, उस इस पे सीओडी नहीं होना चाहिए, उसको उसके ऊपर पबजी तो खैर बैन कर दिया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो जो सारे गेम्स है जो आपको लुभाते हैं, जो आपको उनके पास बुलाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप गेम मत खेलो, आप खिलाड़ी बनो जो गेम डेवलप करेगा और दुनिया आपका गेम खेलेगी, आपने बनाया हुआ। जब दुनिया गेम खेलेगी तो वो खेलते रहेंगे और आप करोड़ों रुपए कमाओगे, नाम कमाओगे, मार्क जुकरबर्ग बनोगे, आप बिल गेट्स बनोगे, आपका नाम सारी दुनिया में होगा। गेम खेलना इट इज फॉर मीडियोकोर पीपल, जो नीचे डाउन द लाइन जो लोग हैं उनके लिए गेम खेलना है। अगर इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन, इफ यू वांट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द कॉमर्स और योर स्टडी फील्ड, then you have to be the person who is designing those things for others. So वो कोई भी ऐप आपके सेलफोन में नहीं रहना चाहिए जहां से आप पढ़ रहे हो। सेकेंड थिंग, हमेशा मैं ये कहता हूँ, जो भी लेक्चर चल रहा है उसके पहले जो सिखाने वाले हैं, जो कुछ सिखाने वाले हैं, फिजिक्स का कोई टॉपिक है, केमिस्ट्री का है, या इवन आपका सोशियोलॉजी का है, तो जो सिखाने वाले उसको एक रफ पढ़ लो, समझ लो क्या क्या वो चैप्टर क्या कह रहा है, आपसे क्या बात करना चाहता है, वो पहले समझ लो। आफ्टर द सेशन, जो अगर वो रिकॉर्डेड है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके जो मेजर पॉइंट्स है उसको देख लो। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो उस सेशन के ऊपर एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख लो। एचसी वर्मा से लेकर आपको डीसी पांडे से लेकर उन मतलब बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम है, आप गूगल करो आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, civics, history, computers, name the field, and there are good videos of that particular subject on the internet. Assignments उसी दिन कंप्लीट करो। एग्जाम के वक्त माल प्रैक्टिस मत करो। एग्जाम के वक्त ये बहुत बहुत कॉमन है कि बच्चा एक स्क्रीन को डिवाइड कर देता है। एक स्क्रीन पे उसका टेस्ट पेपर होता है, आधे स्क्रीन पे उसने क्या किया होता है, गूगल खोला होता है। आप बच्चों को लगता है कि हम टीचर जो है वो बेवकूफ है। भैया वो डायलॉग है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, और उसके आगे का डायलॉग है, जिस फिल्म का ये डायलॉग है उसके हम डायरेक्टर रह चुके हैं। सो वी नो कि गूगल की लैंग्वेज क्या है, वी नो कि गूगल क्या बताता है, आप कौन सा पेज खोल के आपने कौन सा आंसर दिया है, एंड वी नो कि अगर आपने ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो आप क्या आंसर दे सकते हो। सो ये माल प्रैक्टिस मत करो, मेरा आपको कॉलिंग रहेगा। बिकॉज उससे क्या होता है, नुकसान आपका है, आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। फिजिक्स का एक टॉपिक आया, आपने क्वेश्चन आया, उसको कॉपी कर लिया, आपको ये पता भी नहीं है कि आपको ये टॉपिक का आंसर नहीं आगे उस वक्त तो समझ में आया, लेकिन 15 दिन बाद, महीने भर बाद, यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन इसलिए क्यों समझ में नहीं आ रहा है। बेटा क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम के वक्त ये क्वेश्चन आपने कॉपी किया था। सो डोंट डू माल प्रैक्टिस। और बहुत कुछ है, लेकिन ये इतना अगर आपने कर लिया तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे। सर थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट। और एक दो सवाल है। एक सवाल है सर, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी लोगों को। एक तो क्या हो रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस, और दूसरा है फोकस गायब हो रहा है। ओके अभी ये तो डिसिप्लिन की बात होती है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हैव योर वर्ड्स ऑन दिस। राइटिंग प्रैक्टिस सीरियसली मिसिंग है बच्चों की। ओके एंड फोकस एग्जांपल, ये जो सवाल आया इसमें मेंशन ऐसा किया है कि 9th स्टैंडर्ड में बच्चा है, 9th ऐसे जा रहा है तो अगले साल क्या होगा। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड भी है इस सवाल का, तो प्लीज गाइड करें। मैं अगर 9th स्टैंडर्ड का वो लड़का है तो मैं उसको एक एग्जांपल दूंगा। वो अगर कोई भी गेम खेलता होगा, अगर वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है तो भी, या वो ग्राउंड पे गेम खेल रहा है तो भी, आपका जो फोर्टे है, आपका जो आप जिस चीज में बहुत अच्छे हो, उस चीज की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस चीज में अगले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाओगे।
अगर आप अच्छे नहीं हो तो उस चीज को आप सीखोगे नहीं, उसके लिए स्किल्स नहीं डेवलप करोगे, तो अगले मैच में आप मैच में भी नहीं रहोगे, बाहर निकल जाओगे। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 राइटिंग, पार्ट नंबर 2 फोकस। अगर हम राइटिंग की बात करते तो मेरे बेटे के स्कूल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे बेटे के स्कूल में, ही इज इन नाथ वैली औरंगाबाद में, उनको कंपलसरी किया गया है कि नोटबुक्स शुड बी कंप्लीटेड। मतलब जैसे स्कूल में अगर 9th स्टैंडर्ड में, ऑफ कोर्स 9th स्टैंडर्ड में स्कूल में नोट्स दिए जाते हैं, टीचर पढ़ाती है, आपको लिखना होता ही है किसी भी हालत में। तो अगर आपकी स्कूल ये कंपलसरी नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। जितने प्रिंसिपल्स को मैं जानता हूँ, जितने टीचर से मेरी बात होती है रेगुलर, जो प्रिंसिपल के ग्रुप्स में मैं हूँ, जिन जिन अलग अलग स्कूल के, उनसे जब मैं उनके मैसेजेस पढ़ता हूँ तो ऑफ कोर्स इट हैज बीन डन। ऑलमोस्ट ऑल दी स्कूल्स टेल यू टू कंप्लीट योर बुक्स। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा सीरियसली लेता नहीं है और पेरेंट्स को ये पता होता नहीं है। पेरेंट्स को क्या दिखता है, लेक्चर अटेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, हाँ कर दे रहा है, अच्छा सरप्राइजिंगली मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। अब वो कैसे आ रहे हैं, हर बच्चा ऐसा नहीं करता, मैं नहीं कहूंगा कि हर बच्चा माल प्रैक्टिस करता है, लेकिन कुछ रहते हैं, कुछ हमारे, मैं जैसे स्कूल में था, मेरे जैसा कोई रहा तो शायद से करेगा ऐसा कुछ तो भी। आई डोंट नो व्हाट इज योर ये, बट पेरेंट्स के लिए वो पता भी नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। देखो बेटा, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अगर ये बच्चे ने सवाल पूछा है तो अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप आपके, अगर एग्जांपल दूंगा, क्या आप अकेले क्रिकेट खेल सकते हो, सामने वाली टीम है 11 प्लेयर की, और आप अकेले ही बैटिंग करोगे, अकेले ही बॉलिंग करोगे, अकेले ही फील्डिंग करोगे, क्या आप वो मैच जीत सकते हो? नहीं जीत सकते हो। वैसे ही जैसे क्रिकेट में आपको टीम की जरूरत है, जैसे आपके सीओडी में आपको टीम की जरूरत है, जैसे आपके पबजी में आपको टीम की जरूरत है, वैसे ही आपको पढ़ाई में, आपके लेसन्स में, आपके एकेडमिक्स में टीम की जरूरत होती है। ये सोलो गेम नहीं है, ये सोलो स्पोर्ट्स नहीं है, इट्स अ टीम स्पोर्ट्स। तो आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, अगर आज के डेट में कोरोना के पीरियड में आप घर पे बैठो, सबसे स्ट्रांग प्लेयर आपका जो टीम का MS धोनी, आपके टीम का सचिन तेंदुलकर अगर कोई है तो आपकी माँ और आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, ये आपके सबसे बड़े टीम प्लेयर्स हैं। इन दोनों को अगर आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप आपका ब्रह्मास्त्र जेब में रख रहे हो और डांडिया फाइट करते थे, यू आर फाइटिंग विद अ स्टिक whereas you have got missiles in your arsenal. सो इन दोनों को इन्वॉल्व करो। पेरेंट्स को बोलो ऐसा ऐसा बुक कंप्लीट के लिए करने के लिए बोला है, लेकिन मम्मी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को बहुत कंटाल आ रहा है, मेरे को बहुत बोर आ रहा है, तू मुझे पुश कर, या आप मुझे पुश करो, या पापा आप मुझे पुश करो, एंड गेट इट डन। लिखने का जो आपका हैबिट छूट जा रहा है, अगर आप बुक्स कंप्लीट करते हो तो लिखने का हैबिट खत्म हो गया। अब टेस्ट में, मेरे बेटे के स्कूल में देयर वाज सब्जेक्टिव टेस्ट एंड देयर वाज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट जो थी उसके अंदर हमको पेपर सबमिट करके, लिख कर लिफाफे में बंद करके हमको स्कूल तक पहुंचाना था। अगर वो आपके स्कूल में है, अगेन आई एम टेलिंग, बहुत से स्कूल में है, हर स्कूल में नहीं है लेकिन बहुत से स्कूल्स में ये प्रैक्टिस की जाती है, वो टेस्ट का भी राइटिंग आपका खत्म हो गया। अब दूसरी बात आती है फोकस की। तो बेटा फोकस के लिए देयर आर n नंबर ऑफ वेज, लेकिन उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डू यू रियली वांट टू फोकस। ये सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से पूछना चाहिए। आप, अगर आपकी जो भी हॉबी है, अगर आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है, अगर आपको मूवीज देखना अच्छा लगता है, अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हो, प्राइम पे मूवीज देखते हो, तो आपको फोकस लूज करने की, मतलब आपको बोलना भी नहीं पड़ता है बेटा फोकस कर, बेटा फोकस कर। आपका वहां पे फोकस सचिन तेंदुलकर का जैसा शोएब अख्तर को फेस करते समय फोकस था, उससे 10 गुना ज्यादा फोकस होता है। जब आप गेम खेलते हो, ऑब्जर्व करो अपने आप को, आपको पता भी नहीं चल रहा है बाजू में क्या हो रहा है, बाजू में बम भी फूट गया तो भी आपको उसका कोई अंदाजा नहीं होता है। तो ये फोकस आपको गेम में आप दे सकते हो, मूवीज में आप दे सकते हो, आपकी जो भी हॉबी है वो दे सकते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि ये आपका जॉब है। जैसे अभी मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये मेरा जॉब है, तो आई हैव टू बी फोकस इन माय जॉब। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से पिछले अभी 1-1.5 घंटे से, सवा घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठ के एवे कुछ भी बातें करता था, अगर मैं मेरा जॉब ठीक से नहीं करता था, आप में से कितने लोग ये सेशन देखते थे? आप बोलते थे अरे क्या लेके आए, किसको लेके आए, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हटा दो इसको। जब आपको ये गुस्सा क्यों आएगा? बिकॉज आई एम नॉट डूइंग माई जॉब प्रॉपरली। ये मेरा जॉब है। वैसे ही स्टडी आपका जॉब है बच्चों, इट इज योर जॉब। सो अगर आप आपका जॉब ठीक से नहीं कर रहे हो तो क्या ये पेरेंट्स का हक नहीं है कि आपको थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा सा गुस्सा करे, थोड़ा सा मोटिवेट करे? तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि डू आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो जाओ कुछ काम धंधा करो, एंड यू कैन बी रिच एंड फेमस ना, ऐसा नहीं है।
आप और आगे बोलता हूँ, आरसी सर के पास जाओ, डीएमआईटी से आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, आपने किस फील्ड में जाना चाहिए पता चल जाएगा, आप उस फील्ड में जाके काम करो। 15 इयर्स के हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है कि 14 साल के ऊपर कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर सकता बंदा, लेकिन जो फिजिकल वर्क नहीं है, लेबर वर्क नहीं है, वो डेफिनेटली वो कर सकता है। गो एंड डू द जॉब, स्टडी अपने आप अलग अलग साइड में चलने दो। ये कौन से केसेस में बोल रहा हूँ जिसमें आपको नहीं फोकस ही नहीं हो रहा है पढ़ाई में, ऐसा नहीं होता है बेटा, ये आपका जॉब है तो यू हैव टू फर्स्ट आंसर दैट क्वेश्चन, यस आई वांट टू फोकस। हाँ, अब आ गया ये फोकस कैसे बढ़ाए, तो उसके अलग 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 तरीके हैं। रामबाण उपाय उसके लिए है कि फिलहाल आपका कंसंट्रेशन स्पैन कितना है, कंसंट्रेशन लेवल कितना है, उसको पहले समझ लो। 15 मिनट का है तो कल 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाओ, कल से मैं 20 मिनट के लिए बैठूंगा, पूरा दिन में 20 मिनट पढ़ूंगा। 15 मिनट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन माय, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगा, आईआईटी दिल्ली में हो, जब हमारे पास आया था तब वो बंदा 1 मिनट भी चुप नहीं बैठता था, 1 मिनट भी, मतलब वो, उसको अगर हमने कुछ बोला ना ये कर सौरभ, तो वो क्या करता था, कुछ और करता था, नहीं मैम मेरे को ये करना है। मैं स्टडी कोचिंग में थे, वी डू लाइक, जैसे आरसी सर ने बताया होगा, वी सोम लाइफ कंसल्टेंसी एंड वी आर द ओनली स्टडी कोचेस इन इंडिया प्रॉब्ली। सो उस बंदे को हमने इनिशियली, उसकी बड़ी सिस्टर को ये बोला कि तू बेटा आधा घंटा क्या करने का, दोनों हाथ पकड़ने के उसके, और दोनों हाथ पकड़ के बैठने का। उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन था 5 मिनट्स। विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, 6 मंथ्स तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 4 to 6 मंथ्स के बीच में उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन 3.5 से 4 घंटे का बढ़ गया। हमने उसको सिर्फ हेल्प किया, बढ़ाया किसने, उस बंदे ने बढ़ाया। तो अभी आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है, 15 मिनट का है क्या, 20 मिनट का है क्या, आधा घंटे का है क्या, वो पहले ध्यान लो, और रोज उसको 5 मिनट, रोज उसको 5 मिनट बढ़ाओ। 20 मिनट बैठे आज, पूरे दिन में 20-20 मिनट के सेशंस किए, खत्म कर दो। उसके बाद ब्रेक लो, फिर 20 मिनट के सेशन, ब्रेक लो, फिर 20 मिनट के सेशन, कल 25 मिनट, परसों 30 मिनट, उसके बाद 40 मिनट्स। ऐसा करते 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 आपको 2 से 3 महीने में आप डेफिनेटली आराम से घंटे से 2 घंटे का स्पैन हो सकता है फोकस। अब ये कॉन्सेंट्रेशन स्पैन की बात निकली इसलिए बोलूंगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कितना होना चाहिए, एवरीवेयर इट इज रिकमेंडेड कि 40 मिनट के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कुछ काम का नहीं होता, ये रिकमेंडेड है, ये बोला जाता है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। और उन लोगों से आप बात करो जिन्होंने आईआईटी जेई एडवांस क्रैक किए, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किए, जिन्होंने नीट क्रैक किए, जिन्होंने नाटा क्रैक किया है, जिन्होंने क्लैट क्रैक किया है, इन बच्चों से, ये सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, इनसे बात करो, इनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जितना आपका पेपर का टाइम है, फाइनल एग्जाम का टाइम है, उतना उनका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन होता है, उतना उनका फोकस होता है। वो बढ़ाने का कैसा, उनमें का एक तरीका मैंने ये बताया। दूसरा रामबाण उपाय उसके लिए है मेडिटेशन। 4 to 6 weeks, that's it, you will know the difference in yourself. 8 to 10 weeks, your parents will know the difference in you. Around 4 to 6 months, the world will see a difference in you. I hope I answered that question, and sorry आरसी सर, मैं उसको बहुत ज्यादा, ये मेरे डोमेन का क्वेश्चन आपने मुझे पूछा तो मुझे बहुत ही उसको मैं रोक नहीं पाया, बट आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन सर। यस सर, थैंक यू। मैं भी जानबूझ के पूछ रहा हूँ आपको। आखिरी वाला सवाल है सर, स्टडी रिलेटेड ही है, तो आप इसको प्लीज आंसर करें एंड देन लेट अस प्रोसीड फॉर क्लोजिंग ऑफ द सेशन। ओके, तो आखिरी वाला सवाल यह है, ये 12th स्टैंडर्ड के बच्चे का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वी आर ऑलमोस्ट 90 पीपल हियर। यशपाल सर वो रेयर पर्सनैलिटी है जिनके पास ना, बोलते हैं ना गंगा कभी कभी उल्टी बहती है, तो लोग ना महाराष्ट्र से कोटा राजस्थान में जाते हैं पढ़ने को, एंड ही इज मेंटरिंग पीपल हु आर स्टडिंग देयर ओवर टेलीफोन। वो और मैडम है गौरी मैम, तो ये दोनों उनको टेलीफोनिकली मेंटर करता है। ओके, जस्ट आपकी जानकारी के लिए, कई बार सर का प्रोफाइल बहुत बड़ा है तो हम बता नहीं पाते पूरा प्रोफाइल, तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि लोग कोटा में पढ़ने जाते हैं और वहां से सर की टेलीफोनिक मेंटरिंग लेते हैं, एंड आपने एक्सपीरियंस किया है पिछले करीब करीब 1.25 घंटे में कि अमेजिंग गाइडेंस देते हैं सर। तो आखिरी सवाल मेरे साइड से है सर, कि वो सवाल ये है, हाउ टू हैंडल प्रैक्टिकल्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड विदाउट गोइंग टू स्कूल। काफी प्रैक्टिकल सवाल है, एंड आप स्पेशली 11-12 के बच्चों के साथ काफी काम करते हो, तो प्लीज ये आखिरी सवाल है मेरी साइड से सर। थैंक यू सर। ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये साइंस की स्टूडेंट है इसलिए इसने पूछा होगा, राइट? यस, ओके फाइन। नाउ 12th के प्रैक्टिकल्स जो है, बहुत से बच्चे प्रैक्टिकल्स को जाते नहीं है, बिकॉज जो एग्जाम वो फोकस कर रहे हैं, अगर हम साइंस साइड की बात करते हैं तो या तो वो आईआईटी जेई
मेंस एंड एडवांस को फोकस कर रहे हैं, या वो नीट को फोकस कर रहे हैं जो नेशनल लेवल की एग्जाम्स है, या वो MST CET यानी कि अपने स्टेट लेवल की महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको फोकस कर रहे हैं। इन तीन में से कोई एग्जाम को आपके ये जो स्टूडेंट है वो फोकस कर रहे होते हैं। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत बच्चों को देखा है 2 साल कॉलेज नहीं गए या डमी कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और वो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या वहां पे जाके उन्होंने ये एग्जाम्स क्रैक की है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री, एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री, मैं तो कहूंगा बायोलॉजी के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी आप प्रैक्टिकल्स मिस मत कीजिए। लेकिन केमिस्ट्री अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूमेरिकल, ये सारे ये तीनों केमिस्ट्री के जो अंग है उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका काम, आपका वजन, मतलब जो पढ़ाई का बर्डन है वो इनफैक्ट कम होगा। तो कॉलेजेस में आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन दीजिए जहाँ पे, जैसे मैं औरंगाबाद में हमारे बहुत से कॉलेजेस है, इवन आई एम हैविंग टाई अप विद फ्यू ऑफ द कॉलेजेस इन औरंगाबाद। वो क्या करते हैं, साल के आखिरी में एक हफ्ता रख देते हैं, उस हफ्ते में वो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स वो लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। ये हो गया एक पहला तरीका कि आप ये जहाँ पे भी, जो भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं, जो भी कॉलेज को, वहां पे अगर आप जाके बात देखो, कॉलेज को ये मैंडेटरी है और एक्चुअली हम टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स वेट करते हैं कि बच्चे आए और हमसे प्रैक्टिकल सीखे। ठीक है, अभी ये कोविड सिचुएशन में एक अलग प्रॉब्लम है, ये मानता हूँ कि कोविड में प्रैक्टिकल है ही नहीं, लेकिन कोविड के वजह से मार्च में एग्जाम होने भी नहीं वाली है, एग्जाम मई के पहले होने ही नहीं वाली है। सो यू हैव गॉट दैट टाइम। सो एट द एंड, लेट्स से इन मार्च अप्रैल, शायद से जनवरी तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि कॉमन मैन तक, जनवरी एंड तक कॉमन मैन तक वैक्सीन आ जाएगा शायद से, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन आवर मेडिकल फ्रैटर्निटी। तो उसके बाद में डेफिनेटली यू कैन गो एंड डू द प्रैक्टिकल्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप घर में बैठे और प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर पा रहे तो एवरी प्रैक्टिकल इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ऑन द यूट्यूब चैनल। जाओ वहां से देख लो, वहां पे आप समझने की कोशिश करो। Of course, there's a hell lot of difference between watching the practical and doing the practical. I am very much aware of that. But because of this unprecedented situation, जहाँ पे हमने कभी जिंदगी में कभी मतलब अच्छा खासा जोक आया था। पहले ऐसा था कि स्कूल में दिवाली की छुट्टी थी, अब दिवाली में स्कूल की छुट्टियां हो गई है, ऐसा है। मतलब इट इज लाइक कि छुट्टियों में दिवाली आ गई है, सॉरी, छुट्टियों में दिवाली आ गई है, ऐसा है। सो ऐसा कभी रहा नहीं कि हमको एक साल तक, 9 महीने तक हमारी स्कूल नहीं है। सो इट इज समथिंग विच हैज नेवर हैपेंड इन इवन आवर लाइफ टाइम एंड इवन आवर पेरेंट्स लाइफ टाइम एंड योर लाइफ टाइम। सो ये एक सिचुएशन है जो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। अब यहाँ पे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या कर सकते हैं, वीडियोस वॉच करो, और जब ये सिचुएशन खत्म होगी, जब वैक्सीन आ जाएंगे, उसके बाद में यू वुड बी वन ऑफ द, बाय जनवरी यू विल बी गेटिंग द वैक्सीन, और 12th एंड में आपके सारे प्रैक्टिकल्स कॉलेजेस डेफिनेटली उसको रखेंगे और कॉलेजेस वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल आपसे करा के लेंगे। तब तक वीडियो पे देखकर समझने की कोशिश करो बेटा। एंड प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो दैट it's a very important aspect. So you have to, after in let's say in January or February, you will be able to do all the practicals. That's what I feel, that's what I think. Thank you, sir. Thank you. Really appreciate your guidance. And I'll tell you, let us not put extra pressure on ourselves of so many compulsions and typical thinking, क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट अभी चैट बॉक्स में भी दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल्स आर सो इम्पोर्टेंट, 12 चल रहा है ऑल। तो ये सिचुएशन सबके लिए है दोस्तों, सबके लिए। तो एक्सेप्टेंस मोड में रहे ताकि प्रेशर ना बढ़े। जैसे सर ने रिकमेंड किया मेडिटेशन करे, तो मैं आपको एक स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहूंगा। हैव अ लुक, ये सर का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लिव पावरफुली। यहाँ पे आप ये सर का टेडेक्स टॉक भी देख सकते हो। एंड मेडिटेशन जो मैंने रिकमेंड किए थे, स्पेशली स्टडी मेडिटेशन, वो इस चैनल पे अवेलेबल है। मैं चैट बॉक्स में इसकी लिंक भी डालूंगा। सर के जो भी कॉन्टेक्ट है, उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकता हूँ सर मैं? आपके व्हाट्सएप नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा सर का यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो आप प्लीज उनको फॉलो कीजिए। एंड सर, बिफोर आई थैंक यू एंड ऑडियंस, आपके क्लोजिंग कमेंट्स इफ एनी, प्लीज गो अहेड विद दैट। वी आर थ्रू विद द क्वेश्चंस जो लेने थे हमें। ओके, एंड ये सर के कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं दे दूंगा, नॉट एन इशू। ओवर टू यू सर फॉर क्लोजिंग कमेंट्स इफ एनी। So for me, you are asking for me? Yes sir. Okay, so closing comments क्या है? Stay home, stay safe, stay healthy,
HM सोडी को याद करो, हमेशा उनके साथ रहो, HM सोडी जी के साथ। सो दैट्स इट। और जैसे सर ने कहा, देखो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए ऐसा है कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे आपको स्कूल नहीं मिल रही, वैसे लोगों को अभी तो ऑफिस खुल गए, लेकिन उनका काम का इश्यूज है, बहुत लोगों के घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है। लेकिन ऑलवेज याद रखो कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर टनल के बाद एक उजाला होता है, टनल हमेशा खत्म होता है। अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है तो ये परमानेंट है ही नहीं, दिस टू विल पास, डोंट वरी अबाउट इट। और चॉइस होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि चॉइस होती है। अब ये सिचुएशन है, दो चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 है कि रोते बैठो, यार ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितनी हालत खराब है, ये हो गया वो हो गया, ये चॉइस नंबर 1 है। इससे आपका बीपी बढ़ेगा, और जिसने इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन पूछा उसकी इम्यूनिटी लो भी, मतलब सबकी इम्यूनिटी लो होगी उसके वजह से। चॉइस नंबर 2 क्या है, अभी ये ऐसा है, दिस इज इट एंड इट इज परफेक्ट, वॉट एवर इज हैपनिंग इज परफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। what I can do so that I would be best of me in this particular situation. ध्यान रखो, अगर आज के डेट में आपके प्लेट, आपके घर, आपके ऊपर छत है, अगर आपको अच्छे कपड़े हैं, अगर आप ये वेबिनार देख रहे हो मोबाइल पे, स्क्रीन पे आपका इंटरनेट चालू है, अगर आपके टेबल पे थाली में खाना है, अगर आपके घर का कोई भी शख्स उसको कोविड हुआ नहीं है, कोई भी शख्स को कोविड होने की वजह से वेंटिलेटर पे गया नहीं है, और भगवान ना करे ऐसा कोई हो जिसके घर पे कोई मोर्टेलिटी हुई है, अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। ध्यान रखो, वो बैठा है, मैं साइंस का बंदा हूं, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि देयर इज समथिंग विच इज अबाउ, वे अबाउ अस। उसको आप यूनिवर्स बोलो, सुपर नेचुरल पावर बोलो, उसका खुद का हायर सेल्फ बोलो, खुद का हायर सेल्फ बोलो। आप अगर उसके साथ अलाइंड है तो, और नहीं भी है तो भी उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, एंड ही इज विथ यू, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो लेट मी थैंक फ्यू पीपल हियर। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई और प्रवीण सर का, प्रवीण मेहतकुटे सर का, जिन्होंने मुझे और यशपाल सर को भी कांटेक्ट किया, इनकरेज किया कि ये टॉपिक अभी डिस्कस होना चाहिए। एंड आई एम श्योर काफी हेल्प हुई होगी सबकी। देयर आर सो मेनी थैंक यू मैसेजेस फ्लोइंग इन द चैट बॉक्स। So thank you Dr. Yashpal Kadam sir for wonderful and that too specific guidance. एंड कभी कभी ना हो ऐसे फायदे होते हैं, MS धोनी हो, इरफान पठान हो, कपिल देव हो, ऑलराउंडर अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाता है कि ये पेरेंट भी है, स्टडी स्किल एक्सपर्ट भी है, टीनेज के मेंटर भी है, टेडेक्स स्पीकर भी है, प्रोफेशनल डॉक्टर भी है, एंड रिसर्चर भी है इन द फील्ड ऑफ स्टडी। एंड मैंने पहले भी बताया कि ही इज वन ऑफ माय कोचेस। Okay, so wonderful to have you, sir, and thank you everyone for participating in this wonderful session. Thank you everyone. Special thanks मैं देना चाहूंगा सुमति मैम को, शमा मैम को, चेतना मैम को, सारिका पाटिल मैम को। उन्होंने कंटिन्यूअसली घंटा 1.5 घंटा वीडियो ऑन रखा, हमें इनकरेज किया। So thank you, and thank you everyone here for your valuable time. With this, let us close the session. Thank you everyone. Thank you. फिर से मिलेंगे, कनेक्टेड रहिए ग्रुप में। Thank you.